अबे सिंह चौटाला देवीलाल की विरासत खा रहा है, हमारे पे किसी हमारे दादा लाई की विरासत नहीं है। अपना संघर्ष करके मेहनत करके लोगों को जोड़ के नौजवानों को जोड़ के यहाँ तक पहुंचे। तो जैसे मनोहर लाल जी पीछे से आए तो मैंने कहा चाचा जी, मैं कहा जी 10 के दिन होर मिल जाते ना तो उन्हें पानी पिया देता। कौन सा ऐसा देश का बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है जो उनके चुनाव में ना आया हो। मैंने तो उस समय भी कहा था, मैं कहा भाई कसर रह रही हो तो डोनाल्ड ट्रंप को और बुला लो। क्या थी कहानी वो 2018 के अंदर जब आपने मनोहर लाल खट्टर का रास्ता रोका था? वो अपनी गाड़ी में घुस रहे थे, हमने उनका हाथ पकड़ लिया था जाके। उसके बाद मुकदमे दर्ज हो गए, हमें जेल भेज दिया। वो दिव्यांशु के सिर पर हुड्डा साहब का हाथ है। कांग्रेस का बैकग्राउंड, परिवार का पिछला पुराना बैकग्राउंड है। आज भी हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर जी संभाल रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी तो सिर्फ हंसने के लिए और ताड़ी बजवाने के लिए ही उनको भेजा जाता है मंचों पे। फैसला लेने के लिए नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उस व्यक्ति के कुर्ते पाड़ लो, उस व्यक्ति की कोणी पकड़ के खींच लो, उस व्यक्ति के कोड़ी भर लो। दिव्यांशु बूंदी राजा को डमी कैंडिडेट बताया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बना जिसने अध्यक्ष बनने के बाद 7 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हो। कृष्णलाल पंवार सेटिंग बाज से है मुझे लगता है। फिर कांग्रेस का इन्फ्लुएंस, जैसे हुड्डा साहब का इन्फ्लुएंस कब आया? फिर बात हुई कि सुबह आपको राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से मिलने का समय फिक्स हो गया। मैं इतनी नींद में था तो मैं रात को गाड़ी में ही सो गया, आंख लग गई और नींद नहीं खुली। आपको करनाल से टिकट मिली, इसलिए आप ज्यादा पब्लिकली हरियाणा के अंदर मतलब ज्यादा पॉपुलर हुए। बीजेपी की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों को लेकर कुछ एक काम जरूर हुए। चुनावी कैंपेन के दौरान कांग्रेस के किन किन नेताओं ने आपका उस समय साथ दिया और किन किन ने काट करी? हरियाणा कोई ऐसा जिला नहीं जहां मैंने विरोध प्रदर्शन ना की हो। आपने खट्टर साहब को पसीने ना दिए थे। उनका मन थोड़ा ना लगता है दिल्ली के उस दीवारों में। आपको विश्वास था कि मुझे टिकट मिल जाएगी? कई लोगों ने तो रिपोर्ट ये भी भेजी थी कि इसको छोड़ के बाकी किसी को टिकट दे देना। आपके साथ थे शमशेर सिंह गोगी, बहुत ही कम उनके चुनाव कैंपेनिंग में दिखे, क्या कारण था? क्योंकि गोगी जी का चुनाव हम सब मान के चल रहे थे कि सेफ चुनाव। एक कारण ये भी था कि वो सल्ला गुट से इसीलिए नहीं। मुझे पता लग गया कि पीछे मनोहर लाल जी आ गए हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन वो भी एक प्रत्याशी थे और मैं भी प्रत्याशी था। राजनीतिक विरोध है, आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। जब तक बीजेपी में ना जाओगे आप। नहीं, क्या पता वो कांग्रेस में आ जाए। तो ये संभावना आपने कैसे जज कर ली कि हम बीजेपी में चले जाएं? नहीं, हुड्डा साहब को मतलब सीएलपी लीडर बनने में 1 साल क्यों लग गया? तो जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश की मानना करेंगे। गोकुल सेतिया लाइमलाइट, उनको शौक है। अगर कांग्रेस सरकार आती तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था? अब वो नायब सैनी जी कह गए एक दिन वो बीजेपी में आया था। मैं तो पूछा, मैं कभी कौन से सपने में आया मैं बीजेपी में? आपके सपने में आया? कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। बात है 2018 की, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। पंचकूला के अंदर एक कार्यक्रम में एक युवा लड़के ने उनका रास्ता रोका। तब तक मनोहर लाल खट्टर को ये नहीं पता था कि वही लड़का मेरे खिलाफ करनाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा। खट्टर साहब ने कभी सपने में नहीं सोचा था। उसके बाद उस युवा जाबाज लड़के ने मनोहर लाल खट्टर जी को इतना तंग किया चुनाव के अंदर, सुनने में आया था कि उनको पसीने तक आ गए थे। और जो बीजेपी की लीड 2019 के अंदर 6 लाख वोटों की थी, वो उस चुनाव के अंदर सिर्फ 2 लाख वोटों की रह गई। यानी कि मनोहर लाल खट्टर सिर्फ 2 लाख वोटों से जीत पाए। और भी बहुत सारी कहानियां उस युवा जाबाज लड़के की। मैं लड़का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो युवा है और वो कांग्रेस से हैं। नाम है दिव्यांशु बुद्धि राजा। मैं स्वागत करता हूं आपका। दिव्यांशु जी, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अभी नई शादी हुई है आपकी? जी जी जी, एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी, परमात्मा की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से मैंने इस वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया और ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल खुश हूँ और पूरा परिवार बहुत खुश है। मेरी उम्मीद ये है कि आप और अच्छे से खुश होंगे अपनी वैवाहिक जीवन में, आप और ऊंचाइयों को छुएंगे जी। अभी हमारी बात मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका अभी करियर चल रहा है और उस दौरान आपकी शादी होगी, तो शादी का राजनीतिक जीवन पे क्या असर पड़ता है? देखिए जी, किसी भी काम को करने के लिए मुझे लगता है उसमें 100% जो एकाग्रता है, आपको कंसंट्रेशन जो है किसी भी काम के लिए, ये सिर्फ राजनीति के प्रोफेशन में नहीं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो एजुकेशन है। तो मुझे लगता है कि शादी से पहले जो व्यक्ति होता है उसको 100% अपने प्रोफेशन में दे सकता है। और शादी के बाद क्योंकि पारिवारिक जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं,
तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये होता है कि आपको टाइम जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए, आपकी फैमिली के लिए उस तरीके से आपको निकालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि शादी के बाद परिवार को थोड़ा सा टाइम जो है आदमी को उस तरीके से निकालना पड़ता है। बाकी धीरे धीरे चीजें जो है वो सेटल हो जाती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हुई है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग से आगे की चीजें ठीक हो जाएंगी। तो क्या लगता है, आप ज्यादा टाइम दे पाओगे जनता को अभी? नहीं, बिल्कुल पूरा टाइम देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि शादी क्योंकि अभी हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा परिवार के साथ ज्यादा समय जो है बिताया। और मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति को बिताना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। परिवार भी है, लोग भी हैं, आपका प्रोफेशन भी है, आपके कैरियर भी हैं, आपके सपने भी हैं, लेकिन इन सबको बैलेंस जो है लाइफ, जिंदगी जीना उसी का हिस्सा है। आप 100% किसी चीज को दे दीजिए तो दूसरी चीज में अगर आप नहीं देंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि उस जीवन को आप 100% जो है अपने आप को सेटिस्फाई, अपने आप को मानते हैं कि मैंने जीवन अच्छा जिया। जीवन बैलेंस तरीके से जीना चाहिए। परिवार को भी समय दीजिए, लोगों में भी रहिए, अपने प्रोफेशन में भी समय दीजिए, अपने और जो बिजनेस है उनमें भी समय दीजिए। तो ये बैलेंस लाइफ जो है, मुझे लगता है जीवन जीने का असली तरीका यही है। आमतौर पर ये बोला जाता है कि भाई जो नेता होता है वो ज्यादा समय अपने लोगों को देता है, यानी कि जनता को देता है कि उनकी सेवा में ही मुझे अपना जीवन बिताना है। लेकिन शादी भी एक चीज है, परिवार भी एक चीज है, परिवार के लोग भी एक चीज हैं। तो उस बैलेंस को आप कैसे देखते हो? नहीं, मैंने बताया, देखिए बैलेंस करना और इन चीजों को समझना और अपने शेड्यूल में से चीजों को बैलेंस करके चलना, टाइम मैनेजमेंट, ये आदमी की खुद की कैपेबिलिटी है। और मुझे लगता है कि ये बातें जो हैं अमूमन हम सुनते हैं, हम तो छोटी उम्र से ही बातें सुनते थे कि नेता ये कहते हैं कि मैं सारी उम्र आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। अच्छी बात है, ऐसी भावना होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार भी एक व्यक्ति का बड़ा अहम हिस्सा होता है और हर व्यक्ति को बैलेंस लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल प्रोफेशन में है तो उसके लिए थोड़ा सा पेचीदा जरूर हो जाता है, पर बैलेंस करके तरीके से आदमी जिएगा तो हर लाइफ का, जो कहते हैं ना कि जीवन के हर रस का जो है अनुभव लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वो सभी को समय देकर आप उस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और लाइफ को जी सकते हो। क्या थी कहानी वो 2018 के अंदर जब आपने मनोहर लाल खट्टर का रास्ता रोका था? आपने इंट्रोडक्शन दी, मैं याद करूंगा 2018 11 जनवरी का दिन था, मुझे आज भी मेरे जहन में है। मैं एनएसयूआई का नया अध्यक्ष बना था। मुझे अध्यक्ष बने अभी 1 महीना नहीं हुआ था। एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। मनोहर लाल खट्टर जी 2018 में पंचकुला गवर्नमेंट कॉलेज में एक कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद करने आए थे। और उस समय उनका पहला टर्म चल रहा था मेरे ख्याल से। जी, 2014 के बाद वो पहली बार मुख्यमंत्री थे। तो 2014 में भाजपा जब आई थी सत्ता में, तो उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएट्स को देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स को देंगे। तो छात्र संवाद का कार्यक्रम था, तो हम कार्यक्रम में जाना चाह रहे थे, मनोहर लाल जी से सवाल पूछना चाह रहे थे कि आपने वादा किया था, क्योंकि 2018 चल रहा था, लगभग 1 साल का समय बचा था उनकी सरकार का टर्म पूरा होने के लिए। लेकिन उस कार्यक्रम में चुनावी सरगर्मियां तेज थी जी, उस कार्यक्रम में हमें घुसने नहीं दिया गया। तो हम बाहर खड़े हो गए, उस हॉल के बाहर खड़े हो गए। हमने कहा चलो अंदर अगर सवाल नहीं पूछ पाए तो मनोहर लाल जी बाहर आएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। तो जैसे ही मनोहर लाल जी अपना कार्यक्रम, जो कि मैं कहूं कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर प्रश्न जो थे वो पहले से निर्धारित थे कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि मनोहर लाल जी को उस समय परेशानियों का सामना ना करना पड़े जवाब देने के लिए। मीडिया में और बच्चे थे अंदर, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। वो निर्धारित कार्यक्रम था। अब उन्होंने कैसे पता निर्धारित था वो? क्योंकि अंदर सवाल ही ऐसे हुए, क्योंकि मीडिया मौजूद था, बातें सारी बाहर आ गई। उनकी तारीफों के पुल बांधने के लिए उन सवालों को कागजों पे लिख के बच्चों को दिया गया था। असली जो सवाल हम पूछना चाह रहे थे हमें घुसने नहीं दिया गया। तो जैसे मनोहर लाल जी उस हॉल के बाहर आए, तो जब अपनी गाड़ी में घुसने लगे तो हमने मनोहर लाल जी से वो सवाल पूछे। और वो रास्ता रोकने वाली क्या बात थी फिर? वो अपनी गाड़ी में घुस रहे थे, हमने उनका हाथ पकड़ लिया था जाके। अच्छा, हाथ पकड़ लिया आपने खट्टर साहब का? हाँ, हमारे यही थी, हम उनसे बात करना चाह रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो दोबारा गाड़ी में घुसने लगे, तो हम गाड़ी के सामने ही थे। तो वो घूम के हमारे पास आए,
तो हमारी उनके सामने बात हुई, बहस हुई। तो उन्होंने पूछा भी क्या बात है, तो हमने कहा जी बताओ, आपने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी। तो 2-4 सवाल उनसे पूछे, इतने में पुलिस प्रशासन था। उस समय टोन क्या थी खट्टर साहब की? खट्टर साहब की तो यही थी कि आप राजनीति करने आए हैं, आप यहाँ पे राजनीति मत कीजिए। तो इस तरीके की बात हुई। वहाँ 45 सेकंड का 50 सेकंड का एक वीडियो था जो उस समय, क्योंकि मीडिया था मौजूद, वो रिकॉर्ड हो गया और लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि मैं अपनी उम्र की बात करूं तो मेरे से दोगुनी उम्र से भी ज़्यादा की उम्र के हैं, और अगर मैंने कोई हरियाणा के छात्रों के हक के लिए या उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा तो बतौर मुख्यमंत्री उनका फर्ज बनता था कि उस सवाल का जवाब दें, बड़ी नर्मता से और सहजता से उसका जवाब देते। लेकिन गुस्सा होकर वहां से चले गए और ये व्यंग्य मार के, व्यंग्य कह के कि आप राजनीति करने आए हैं, वहां से चले गए। उसके बाद मुकदमे दर्ज हो गए, हमें जेल भेज दिया। वो लंबी कहानी है। तो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर बाद में चला तक वो लोग सोच रहे थे चला वो अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है वो मुकदमा, अभी भी चल रहा है। एक मुकदमे से आप बरी हुए थे लोकसभा चुनाव वो में। दूसरा मुकदमा था, पोस्टर लगाने वाला। हाँ जी, हाँ जी, वो भी उन्हीं से संबंधित था, मनोहर लाल जी से। तो वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। वहां से थाने ले गए, थाने में जाकर इन्वेस्टिगेशन हुई, चलो उसमें जो भी बात थी उनके सामने रखी। तो उसके बाद जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि हमने जो है कोई ऐसा वहां पर कुछ किया हो, तो सीएम का क्योंकि प्रेशर था, पुलिस प्रशासन उस तरीके से उन्होंने धाराएं लगाई, तो हमें जेल भेज दिया गया। अम्बाड़ा जेल रह के आए। कितने दिन रह के आए? मैं टोटल 3 दिन जो है रहा। तो 3 दिन के बाद माननीय न्यायालय से मेरी बेल हो गई। बेल आने के बाद हमारे वही सवाल थे, हमने दोबारा से वही सवाल किए और बाद में पोस्टर लगा के की। बाद में फिर जिस दिन मनोहर लाल जी ने आना था पंचकुला, हमने उस दिन पोस्टर लगाए, बड़े बड़े बैनर हर चौक पे लगाए कि आप ये सवालों के जवाब दीजिए। तो फिर उसके बाद एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। वो मुकदमे से अभी मैं हाल फिलहाल, मैं तो न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सिस्टम का। वो सबूत नहीं मिले उसमें ना? हाँ, तो वो उस मुकदमे से जो है हमें फिर निजात मिली। अभी हाल फिलहाल में उसमें मैं बरी हुआ जी। एक बात है पब्लिक डोमेन में दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए कि दिव्यांशु के सिर पर हुड्डा साहब का हाथ है। क्या उस टाइम से हुड्डा साहब का हाथ था? कहाँ से ये चीजें शुरू हुई कि क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा छात्र राजनीति मैंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से शुरू करी। उसके भी आप दक्ष रहे हो जी। 2011 में मेरा दाखिला हुआ। मैंने एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर किया। उस समय AIEEE एग्जाम होता था इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए जी, क्योंकि आप भी प्रोफेशन से इंजीनियर हैं तो आप समझ सकते हैं। समझ सकता हूँ। तो AIEEE के माध्यम से मेरा पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। ऑल इंडिया रैंक आई थी मेरी। तो क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है हरियाणा पंजाब में जहां पर अभी छात्र संघ के चुनाव होते हैं। अन्यथा आप देखिए, हरियाणा पंजाब में कोई ऐसा विश्वविद्यालय, कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आपको सुनने में मिलती होगी कि जहां जहां छात्र संघ के चुनाव होते हैं वहां से देश को, प्रदेश को और लोकल लीडरशिप वहां से निकलती है। तो पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति का बेस वहां से सेटअप होता है। जी बिल्कुल, नर्सरी कही जाती है राजनीति की उसको। तो वहां से मेरे राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2011 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। NSUI से मैं उस समय जुड़ा। कांग्रेस का बैकग्राउंड, परिवार का पिछला पुराना बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड था आपका? मेरे दादाजी जो थे वो शुरू से कांग्रेसी जो है, उन्होंने हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। ऐसे किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता उन्होंने हमेशा जो है कांग्रेस का साथ दिया। तो लेकिन मैंने अपना जो शुरुआत करी वो 2012 में मैंने NSUI ज्वाइन करी। उस समय जब आपने NSUI ज्वाइन करी, उस समय किससे इंस्पायर, घर वालों से इंस्पायर हुए थे या फिर पार्टी से इंस्पायर हुए थे? कहीं ना कहीं जो घर में माहौल था, जो जैसे इलेक्शंस में चर्चाएं चलती हैं, और तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लुएंस तो अपने ऊपर था ही था। प्लस कहीं ना कहीं जब यूनिवर्सिटी में एक नौजवान जाता है तो उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो सोचने का जो ब्लैंक किताब होती है जब यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वहाँ जाकर जब उसके ऊपर लिखी जाती हैं, चाहे आप उसको कह लीजिए कि जब वहाँ पर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, वो भी एक कारण बनते हैं। अब मैं यहाँ आकर बड़ी बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि एक तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस थी, क्योंकि कांग्रेसी बैकग्राउंड था, फैमिली से बचपन से चीजें सुनते आए थे, तो थॉट प्रोसेस वैसा ही डेवलप हो गया था। तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी जाकर भी उस तरीके के ही इन्वायरमेंट में आदमी जुड़ जाता है।
जब आपके पास वहां 3-4 राजनीतिक पार्टियों के ऑप्शंस हो तो ऑटोमेटिक आदमी का एक जुड़ाव जो है, वो जो चीजें उसको शुरू से बचपन से सिखाई गई हैं, तो आदमी का ऑटोमेटिक जुड़ाव उसी ये दिशा कब में। की बातें हैं? ये 2012 की 12 की बात है, उसमें तो कांग्रेस थी सेंटर में भी। बिल्कुल 2012 की बात है। तो 12 में हमने एनएसयूआई ज्वाइन करी और 2014 मेरा फाइनल ईयर था इंजीनियरिंग का। तो ईश्वर की कृपा से और मेरे वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के मेरे साथी थे, उन सब के सहयोग से मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। और मुझे आज भी याद है, आज तक यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में सबसे क्लोजेस्ट मार्जिन का चुनाव मैंने लड़ा और ईश्वर की कृपा से मैंने जीता। 58 वोट से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का दलाल जी को रहा था आपने? अध्यक्ष जो है वहाँ, नहीं, एक हमारा साथी था, वो मेरे डिपार्टमेंट का ही था, उनको दलाल तो हमारे से बाद में, काफी बाद में आया। तो उसको हरा के हमने जो है चुनाव जीता। और मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और 3 बार रिकाउंटिंग हुई थी उस चुनाव में। अच्छा। तो रात को 9 बजे जाकर मेरा चुनाव जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो शुरुआत वहां से हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद क्योंकि बड़ी भारी जिम्मेवारी उस समय स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर दी, तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और शायद मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बना जिसने अध्यक्ष बनने के बाद 7 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हो। आज तुरंत बाद नहीं, काफी टाइम के बाद कोई इश्यूज था, यूनिवर्सिटी को रिलेटेड इश्यूज थे, उन इश्यूज को लेकर जो है मैं 7 दिन भूख हड़ताल पे बैठा। और क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी में या कहीं भी सत्ता में आने से पहले लोग धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे जेन्युइन इश्यूज थे जिनको लेकर मुझे लगा कि अथॉरिटी से बात करनी चाहिए, तो वो हमने कम्युनिकेशन चैनल खोला, बात करी, नहीं माने तो हमारे पास यही रास्ता था कि कोई बात नहीं, आप नहीं मानोगे तो धरना देंगे। धरना दिया, नहीं मानने में कोई बात नहीं, फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो मेरे को आज भी याद है 16 जनवरी से 23 जनवरी 7 दिन मैंने भूख हड़ताल पंजाब। उससे क्या रिजल्ट रहा फिर भूख हड़ताल का? उससे ये रहा कि कुछ इश्यूज ऐसे थे जो रिजोल्व हुए और कुछ चीजें आज भी उसी इशू को लेके पाइपलाइन में है। वो यूनिवर्सिटी फंड को लेके थी, कुछ यूनिवर्सिटी में करप्शन के इशू थे, उन सब को लेकर वो चीजें थी। फिर कांग्रेस का इन्फ्लुएंस, जैसे हुड्डा साहब का इन्फ्लुएंस कब आया फिर? देखिए 2014 में मैं जब अध्यक्ष बना, मुझे याद है, मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। 2014 में रात को जब रिजल्ट आया तो बात हुई कि सुबह आपको राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से मिलने का समय फिक्स हो गया है। अच्छा। सुबह 9 बजे सोनिया जी ने मिलना था क्योंकि उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थी, और 11 बजे राहुल जी से टाइम फिक्स हो गया। तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में। वही मिलना था? नहीं, हमें दिल्ली जाना था। तो सभी जो और साथी थे, जो यूनिवर्सिटी के और हमारे स्टूडेंट लीडर्स थे, वो सब जो है रातों रात गाड़ी लेके पहुंच गए क्योंकि सभी ने मुलाकात करनी थी। तो मैं, क्योंकि मेरे बहुत से साथी बाहर से भी आए हुए थे, उन सबको मिलना मिलाना करके रात को मैं 2:30-3 बज गए फ्री होते। तो मुझे आज भी याद है कि रात को मैं इतनी नींद में था क्योंकि कई दिनों से सोए नहीं थे, तो मैं रात को गाड़ी में ही सो गया, हॉस्टल के नीचे मेरी गाड़ी में ही। मैं इतना ही, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही थी, बाहर निकलने का था नहीं, तो सोचा कि चलो 2 घंटे की बात है, सो जाते हैं, 5 बजे तो निकलना है। तो बाय चांस आंख लग गई और नींद नहीं खुली। अच्छा। और सुबह हमारी जाग खुली लगभग 6:30 बजे। अच्छा। 7 बजे तो पहुंचना था, 9 बजे तक। 9 बजे तक पहुंचना था। और मैंने मन्नत मांग रखी थी पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शन से पहले कि भाई, तब तक तो रोड भी इतने बढ़िया नहीं थे जितने अब आए। मैंने उस समय मन्नत मांगी थी चुनाव से पहले कि अगर चुनाव जीतता हूं तो नाडा साहब गुरुद्वारा, पंचकुला में बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, और मनसा देवी मंदिर में माथा टेक के सुबह फिर कोई काम करूंगा। और मैंने अपने जूते त्याग दिए थे जैसे अच्छा। मेरा रिजल्ट आया था। अब सुबह मैं नंगे पैर 6:30 बजे, क्योंकि मैंने जूते उतार दिए थे, और मेरे साथी मेरे साथ थे, इधर से फोन पे देखा मिस कॉल, 25-30 मिस कॉल जो साथ के साथी थे, जाना चाह रहे थे। तो खैर क्या हुआ, तो हमने कहा चलो भाई देखी जाएगी। तो फिर सबसे पहले हम मनसा देवी मंदिर गए, माथा टेका, नाडा साहब गुरुद्वारा गए, निकले तो इधर से फोन आ रहे, मैडम जी से टाइम फिक्स था। वो मैं अपनी गलती फील करता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन क्योंकि आज हम बड़ी फॉर्मल इनफॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, तो वो किस्सा में जरूरी थी चीजें। हाँ। तो बाय चांस हम लेट हो गए और सोनिया जी से मुझे छोड़ के
मैं काउंसिल का अध्यक्ष था, बाकी सब लोग मिले मैं अध्यक्ष नहीं मिल पाया। तो मैडम ने मैसेज भी करवाया है कि भाई वेयर इज द प्रेसिडेंट। तो कॉल आ रहे थे, अब अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि टाइम पे पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो उस समय कितने बजे चले थे आप चंडीगढ़ हम से? लगभग 7:15 बजे हम निकल गए थे फाइनल, मतलब माथा टेका, वहां टेका, जूते पहने और सीधा निकल गए। तो पर हम भाई बिल्कुल, मतलब राहुल जी से भी मिलने का 10-15 मिनट लेट हो गए थे, बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचे। तो तब मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी इलेक्शन में भी दीपेंद्र जी ने पूरा मेरी मदद करी इस चुनाव में। आपने हुड्डा साहब का पूछा तो मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी इलेक्शन में भी मेरी पूरी मदद करी। यहाँ पर क्योंकि उस समय हरियाणा में गवर्नमेंट भी थी, सरकार भी थी, तो उन्होंने चुनाव में पूरा इंटरेस्ट लिया और मेरी मदद करी, NSUI की मदद करी। तो सबसे पहले दीपेंद्र भी हुआ ही थे। हाँ, तो उस समय सबसे पहले मैं दिल्ली जाकर दीपेंद्र जी से मेरी मुलाकात हुई। तो और फिर दीपेंद्र जी के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ हमने जाके राहुल जी से मुलाकात करी। तो 2000 मैं कहूँगा कि अगर व्यक्तिगत तौर पे दीपेंद्र जी और मेरा, अगर क्योंकि एज ए लीडर तो हम उनको जानते थे, और पर एक हमें क्योंकि पहचान 2014 में मिली, तो वो जुड़ाव जो है वो 2014 के बाद से आज तक ईश्वर की दया से और मेरे नेता के आशीर्वाद से आज तक चलता आ रहा है। फिर आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने 2018 में शायद। 2017 में मैंने NSUI हरियाणा का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष पद का। तो उस समय, अब तो खैर NSUI के इलेक्शंस बंद हो गए, उस समय ये होता था कि फार्म भरे जाते थे और डेलीगेट बनते थे, सारी चीज होती थी। पहले आप यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के प्रधान बने, फिर NSUI के बने, और फिर आप यूथ कांग्रेस के बने। हाँ। जी। तो 2017 दिसंबर में मैं बना था, और 2021 में मैंने रिजाइन देके NSUI अध्यक्ष पद से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का तुरंत बाद चुनाव लड़ा। क्योंकि आपको चुनाव लड़ने के लिए किसी पद पर होना जो है वो आपको नहीं रहना चाहिए। तो मैंने रिजाइन दे के मैंने दोबारा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और 2021 में फिर मैं हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और उसी अध्यक्ष पद के रहते रहते ही मैंने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। और अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि मेरा टेन्योर पूरा हो गया, तो फिर एक प्रोसेस के तहत नया चुनाव हुआ और नया अध्यक्ष का चुनाव अभी हुआ है, अभी यूथ कांग्रेस का। हाँ। तो अभी डॉक्यूमेंटेड तो आप ही हो या वही है? नहीं, उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है, और मेरा जो है 3 साल का टाइम होता है इसमें, तो 3 साल का टर्म पूरा हो चुका है। मेरी आप वाली बात से याद आया, जब आपको सुबह 7 बजे से लेके, मतलब 9 बजे आपकी मीटिंग हुई, 7 बजे आप चंडीगढ़ से चले, तो आप लेट हो गए। ये बात 2012 की बता रहे हो आप? 2014 की बात बता रहे हो। तो उस समय रोड नहीं थे इतने बढ़िया, और ये 152 तो था ही नहीं, दिमाग में नहीं था कहीं भी। अगर आज के रोड होते तो आप कितने बजे पहुंचते? इसमें बीजेपी की सराहना आती है, आप देखते हैं आपका क्या रिप्लाई रहता है। नहीं, देखिए ऐसा है, जितने भी रोड्स की अप्रूवल है ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की देन है। हाँ, एक बात मानता हूँ, जो दिल्ली का रिंग रोड है, ये पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वो कांग्रेस की देन है। हालांकि बना बाद में, लेकिन स्टार्टिंग कांग्रेस की सरकार से हुई। लेकिन जो ये अंबाला से नारनौल वाला हुआ या फिर कटरा वाला हुआ, ये तो बीजेपी की देन है। देखियो, बने चाहे ये अब है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी बिसात बिछाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरकार में रहते, कांग्रेस पार्टी में भी हुए। अमूमन देखो, बीजेपी की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों को लेके कुछ एक काम जरूर हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी की बात को आप 100% नकार दो। हाँ, लेकिन आपका जो सवाल है, उस समय मुझे लगता है 4 घंटे लगे थे, और क्योंकि उस समय GT रोड जो है दिल्ली और जो ये चंडीगढ़ वाला रोड है, इसके ऊपर उस समय फ्लाईओवर्स बन रहे थे, जो आज के टाइम जैसे हम कह देंगे कि घरोंडा के ऊपर से फ्लाईओवर निकल गया, करनाल के ऊपर से निकल गया, तो कई रास्ते में ऐसे फ्लाईओवर्स थे जो पेंडिंग था काम। तो आज अगर देखा जाए तो जरूर थोड़ा टाइम कम लगेगा, और अगर 5 साल बाद और देखोगे तो मुझे लगता है कि और कम लगेगा। तो ये तो अमूमन सी बात है कि टाइम के साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ओवर द टाइम तो ये चलता ही रहता है। जी बिल्कुल। मैं सीधा चुनाव पे आते हैं, हम लोकसभा चुनाव के अंदर जी बड़ी बातें चली, आपने खट्टर साहब को पसीने ना दिए थे। जी, वो क्या कहानी थी? जब आप, उससे पहले की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जब आप चुनाव की जब काउंटिंग हो रही थी, तब आप और मनोहर खट्टर जी उसके अंदर थे, तो क्या बातें हो रही थी आपस में? देखिए, मैं जब काउंटिंग का दिन था, मैं सुबह
मेरे जितने भी काउंटिंग के एजेंट्स थे उन सबको हमने इकट्ठा किया एक जगह, उनको चाय नाश्ता करवाया और सभी को जो भी सामग्री उनको अंदर जरूरत की थी बकायदा वो सभी सामग्री दी, उनके आई कार्ड्स वगैरह रात को ही दे दिए और उनके साथ मैंने जहां पे गिनती हो रही थी वहां मैंने एंटर किया। मनोहर लाल खट्टर जी सुबह गिनती में नहीं आए, गिनती शुरू हुई और कबीरपंथी जी जो नीलोखेड़ी वाले हैं ये है उनके बिहाफ पे, क्योंकि ये उनके एजेंट थे उस समय, ये उनके बिहाफ पे अंदर बैठे थे। तो गिनती शुरू हुई तो बीच में एक बार जब सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद समाड़खा की बेल्ट खुली तो उस समय एक बार आ गया कि मनोहर लाल जी पीछे चले गए। एक ही बार था बस? एक ही बार हुआ, वो शुरू में हुआ था। तो हमें भी उस बात को लेके कॉन्फिडेंस आया, उत्साह आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा उनका गैप जो है वो बढ़ता गया। लेकिन मेरे मन में एक भावना थी, अमूमन देखा जाता है, मैं इस चीज को कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है जब हारता दिखता है तो काउंटिंग उससे जगह से चला जाता है। मुझे लगता है कि आप कोई बात नहीं, आपने चुनाव लड़ा, लोगों ने फैसला दिया, अगर लोगों ने फैसला आपके हक में नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चुनावी गिनती पूरी करा के उस प्रोसेस को पूरा करके, क्योंकि लोगों ने बड़ा विश्वास जताया, किसी को 100 वोट मिल गए, मेरे को 50 मिले, मेरे को उनके 50 की, तो उनको जिस भावना से मुझे चुनाव वोट डाला है उसका सम्मान तो मुझे करना चाहिए। तो मुझे यह था कि चाहे कुछ हो जाए फाइनल रिजल्ट लेके यहां से जाऊंगा। जब फाइनल रिजल्ट शाम तक आने को था, जब मार्जिन 2 लाख के आसपास पहुंच गया, तब मनोहर लाल जी जो है आए और जैसे मैं बैठा हूं इसी कुर्सी पे मैं था और रास्ता पीछे से था, क्योंकि तो जैसे मनोहर लाल जी पीछे से आए तो डीसी साहब और जो बाकी स्टाफ था और जो बाहर से ऑब्जर्वर थे वो थोड़े से ऐसे सीधे हो गए ऐसे करके। अच्छा, मुझे पता लग गया कि पीछे मनोहर लाल जी आ गए हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन वो भी एक प्रत्याशी थे और मैं भी प्रत्याशी था तो मैं बैठा रहा। तो उन्होंने आके मेरे पीछे दोनों कंधों पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पंजाबी में बोला कोई गल नहीं भरावा। मैं खड़ा हो गया। राजनीतिक विरोध है, आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, जब तक बीजेपी में ना जाओगे आप, नहीं क्या पता वो कांग्रेस में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। वो तो शायद ना भी आए, जितना कोई बात नहीं। तो ये संभावना आपने कैसे जज कर ली कि हम बीजेपी में चले जाए? नहीं, वो तो एक तुरंत की बात थी ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने खड़े होकर उनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे फादर साहब से भी उम्र में बड़े हैं। तो फिर बैठते रहे, बात होती रही, गुफ्तगू चलती रही, परिवार का हालचाल उन्होंने पूछा। उनका तो क्योंकि वैवाहिक जीवन कभी था ही नहीं, तो मैंने भी जितना उनके परिवार में सदस्य उनके बारे में पूछा। कुछ चीजें थी जो इलेक्शंस के रिलेटेड थी, वो बात हुई। तो उसके बाद वहाँ जो है जब रिजल्ट नजदीक सा था तो फिर मेरे मन में एक बात सी थी, मैंने उनसे पूछ ली, पूछ क्या ली, मैंने उनको कह दी। तो मैंने कहा ये पता नहीं मौका आगे मिले ना मिले, क्योंकि ये तो तय हो गया था उस समय कि सांसद ये बनेंगे। तो मैंने कहा ऐसा मौका कभी ना मिले तो सामने बैठ के क्योंकि पंजाबी में बात कर रहे थे थोड़ा सा। तो मैंने कहा चाचा जी, मैं कहा जे 10 दिन होर मिल जाते ना तो पानी पिया देता। उनका रिएक्शन क्या था? तो उनका रिएक्शन, उन्होंने बस हल्का सा स्माइल करके इस बात को जो है अनसुना कर दिया। अनसुना क्या मतलब, उन्होंने उसको ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे मन में इसलिए थी क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिला। अच्छा, अब ये बात याद आती है जब आपने खट्टर साहब का रास्ता रोका 2018 में, मैंने वो इंटरव्यू में बात बोली थी कि आप उनके सामने एज ए उम्मीदवार बन के आ गए कांग्रेस के। तो उस समय का माहौल कि क्या था कि भाई एक NSUI का अध्यक्ष था उस समय, बड़ा था, फिर संसद का चुनाव में सामने आ गया मेरे, ऐसा कुछ क्या माहौल था चुनाव में? मुझे लगता नहीं मनोहर लाल खट्टर जी ने कभी इस बात की कल्पना की होगी कि उनके सामने 31 साल का नौजवान कांग्रेस पार्टी उतार देगी। रही बात चुनाव के अंदर घंटों के हिसाब से समीकरण बदले, जो मैंने खुद अनुभव किए। कैंपेनिंग के दौरान जिस दिन टिकट का डिक्लेरेशन हुआ उस दिन लोगों की धारणाएं मेरे प्रति कुछ और थी। 3 दिन बाद जब मैंने करनाल में पहली बार आए, मीडिया से रूबरू हुए और लोगों ने हमारे विचार सुने, तो धारणाएं कुछ बदली। जैसे जैसे चुनाव चलता गया, उस चुनाव में लोगों की मेरे प्रति धारणाएं जो थी, बातें थी, वो आपने भी शायद उस चीज को महसूस किया होगा, वो बदली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव हम
पीक पे ले गए उस चुनाव को। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मनोहर लाल जी 7 दिन, आखिरी के 7 दिन करनाल से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि वो हम भी देख रहे थे उनका चुनाव कैंपेन कि वो क्योंकि लगातार उन्होंने ये बोला चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, भाई मैं तो, मेरा चुनाव तो लोग ही लड़ेंगे, मुझे करनाल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो लोगों ने दिखा दिया ना कैसे गली गली जाके, गांव गांव जाकर वोट मांगने पड़े, झोलियां फैलानी पड़ी। किस किस नेता को बुलाना पड़ा। हाँ, किस किस लीडर को, कौन सा ऐसा देश का बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है जो उनके चुनाव में ना आया हो। मैंने तो उस समय भी कहा था, मैं कहा भाई कसर रह रही हो तो डोनाल्ड ट्रंप को और बुला लो। भाई मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए बीजेपी को अगर अपने सारे नेशनल लीडर्स को करनाल में बुलाना पड़े तो इसका मतलब कि हवा उनकी उस समय टाइट थी। और अब परमात्मा जानता है ये बात तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब का रिस्पॉन्स हमें मिला था चुनाव के दौरान, पोलिंग के दौरान, और जब रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी कि इतना मार्जिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो हमारी भी कैलकुलेशन थी, अक्सर में तो हमें यह था कि शायद हम चुनाव जीतेंगे। अब ईवीएम में गड़बड़ है या वोट चोरी को लेकर कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब सीएम चुनाव लड़ रहा था, सुपर सीएम चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि उस समय नायब सिंह सैनी भी तो चुनाव लड़ रहे थे बाई इलेक्शन, तो बीजेपी की सारी फोर्स, बीजेपी के सारे रिसोर्सेज, बीजेपी का सब कुछ करनाल में आके बैठ गया था। सिर्फ हरियाणा का नहीं, दूसरे प्रदेशों का भी। लेकिन बावजूद उसके मैं तो लोगों का धन्यवाद करता हूं कि लोगों ने मेरी बातों को लेकर, मेरे विचारों को लेकर, 5 लाख लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया। मैं सारी उम्र कर्जदार हूं। ये चुनाव जिंदगी में आगे कामयाब परमात्मा करे, लेकिन पहला चुनाव आदमी जिंदगी में कभी नहीं भूलता। तो मैं भी ये 5,07,000 मतदाता जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं तो ताउम्र इनका कर्जदार रहूंगा कि इतने कम समय में मेरे पे विश्वास किया और इतने लाख वोट देकर जो है मुझे कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जब आदमी का पहला चुनाव होता है तो वो एक छाप छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं सारी उम्र मैं करनाल और पानीपत की जनता का उस चीज को लेकर कर्जदार हूँ। आप इस बात को मानते हो कि आपको करनाल से टिकट मिली इसलिए आप ज्यादा पब्लिकली हरियाणा के अंदर मतलब ज्यादा पॉपुलर हुए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। किस्सा बताऊंगा कि लोकसभा की टिकट भी जो थी वो मेरे माइंड में ख्याल कब आया। 2017 में जब मैं NSY का अध्यक्ष बना था, उस समय से ही मनोहर लाल खट्टर जी से राजनीतिक विरोध था और वो जगह जगह प्रदर्शनों के माध्यम से, आपने देखा भी होगा, बतौर NSY अध्यक्ष रहते, बतौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहते, क्योंकि उस समय मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनसे हमेशा ही इस चीज को लेकर टसम टस रही, विरोध रहा, प्रदर्शन हुए, पर्चे हुए, मुकदमे हुए। तो जब पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात हुई तो मुझे याद है कि 2024 से पहले पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात हुई, तो क्योंकि मैं सारे स्टेट में घूमता रहा 2017 से लेके और 2024 तक, तो किसी एक इलाके की तो राजनीति मैंने करी नहीं। मैं एक इलाके में नहीं रहा। मेरे को तो आज भी, मैं कहाँ आपने विरोध प्रदर्शन किया? हरियाणा में? हरियाणा कोई ऐसा जिला नहीं जहां मैंने विरोध प्रदर्शन ना किया, क्योंकि कंटिन्यूअस 4 साल तो NSY में दिए, फिर 3 साल, 7 साल लगातार सड़कों पे रहा। मैं आपको बता दूं, मैंने अब शादी के बाद पहली बार अपने कमरे के अंदर अपना कबर्ड सेट किया जिसमें मेरे कपड़े एक जगह रखे हुए हैं। अच्छा। नहीं तो मेरे कपड़े 2 बैग में होते थे, एक में साफ कपड़े और एक में मैले कपड़े, और वो गाड़ी में रहते थे। मेरे घर वाले ये कहते थे, भाई तू इसको अपनी वो वैनिटी वैन बना ले अपनी गाड़ी की। क्योंकि घर तो रहा ही नहीं जाता था, कहीं कभी कोई कार्यक्रम है, कभी कुछ है, कभी कहीं प्रदर्शन है। तो 2024 के अंदर 1 साल पहले पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैंने बात करी कि भाई मैंने विधानसभा का चुनाव, उस समय मेरे दिमाग में ख्याल था कि मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा कहाँ से लड़ना है, तो मेरे माइंड में थे ऑप्शंस। मैंने कहा जी यहाँ से लड़वाओ। किसने पूछा था सवाल ये? मैं बड़े लीडर हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। तो जब पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात हुई तो हो सकता है राहुल गांधी हो। नहीं, मैं आपको उस दायरे को मैं नहीं सीमित भी नहीं करना चाहूंगा कि वो स्टेट का लीडर है या नेशनल लीडर है। लेकिन जब मेरे से बात हुई तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो उस समय उन्होंने कहा कि क्या ऑप्शन है। मैं कहा जी आपकी, उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि ये है। तो फिर मैंने कहा जी या फिर मनोहर लाल खट्टर जी के सामने चुनाव लड़वा, वो कहीं से लड़ लें। वो मेवात से लड़ेंगे, मैं मेवात से लड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि विरोध उन्हीं के साथ था। बतौर चीफ मिनिस्टर ये था कि मनोहर लाल खट्टर जी के सामने चुनाव लड़ना है। जो
बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले हुआ, सीएम की कुर्सी बदल गई, मनोहर लाल जी को हटा दिया, उनकी जगह नायब सिंह सैनी जी को बिठा दिया, फिर मनोहर लाल जी का सांसद चुनाव लड़ने का तय हुआ। वो भी एंड लास्ट में हुआ था ना, उससे पहले ये था कि भाई तब तक ये बातें चल रही थी, ये पाइपलाइनिंग में, क्योंकि पार्टी की तैयारी तो होती है 90 हलकों में कहाँ से किसको चुनाव लड़ाना है, उसको कहना भी पड़ता है, आश्वासन भी देना पड़ता है, आदमी उस तरीके से तैयारी भी शुरू करता है। तो मेरा ये था कि लड़ना है तो मनोहर लाल खट्टर जी के सामने चुनाव लड़ना है। भाई जो सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कम से कम मेरे को प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, लोगों की, नौजवानों की जो आवाज उठा रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म मेरे को था कि टिकट के माध्यम से मैं उनके सामने चुनाव लड़ूं। लेकिन ईश्वर को मंजूर ये था कि उनकी सीएम की कुर्सी छिन गई, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए। छीनी गई है, छोड़ दी गई? नहीं, छीनी गई है। वो तो आज तक बनना चाह रहे हैं, उनका मन थोड़ा ना लगता है दिल्ली के उस दीवारों में, उनका दिल्ली के कार्यालयों में मन नहीं लगता, उनका मन तो चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट में लगता है। अच्छा। ये हरियाणा के जो है जिलों में जा जाके लगता है। तो तब भी मेरे को ये कहा गया जब बाई इलेक्शन की बात आई कि आप बाई इलेक्शन लड़ लीजिए करनाल। वो तो सैनी के खिलाफ थे फिर। हाँ, मैंने करना है, लड़ेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी के सामने लड़ेंगे। तो तब ये सारी जो है चीजें हुई। देखिए, इस चीज में कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप और हम बड़े गैर राजनीतिक परिवारों से आए हैं। हमारे दादा लाई तो है नहीं कि मेरे पिताजी सांसद रहे हों या मेरे दादाजी 4 बार के सांसद रहे हों और भाई इनके लड़के को टिकट देनी है। और राजनीति में ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये चीजें हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं अक्रॉस पार्टी लाइन। बीजेपी में भी ये चीजें हैं, कांग्रेस में भी ये चीजें हैं। तो आदमी हमारे जैसा अगर ये ख्याल रखे कि मेरे को विधायक बनना है और विधायक की टिकट लेनी है और उसका वो ख्याल पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा उस समय सोच ये थी कि मेरे को विधायक का चुनाव लड़ना। आपको विश्वास था कि मुझे टिकट मिल जाएगी? ओवर द पीरियड मुझे विश्वास आ गया था। कैसे, जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो कैसे आया था आपको? देखिए, टिकट का जब समय चल रहा था तो उस समय कई ऐसी चीजें होती हैं, जो समीकरण होते हैं, जो चीजें चलती हैं। तो कुछ एक अपने से बड़े उम्र में बड़े हमारे साथी जो हैं हमारे, उनसे भी बात हुई। कुछ हमारे जिनके साथ हम शुरू से राजनीति करते आए हैं उनसे भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं चीजों को लेके असमंजस तो था, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि चीजें जो हैं वो ठीक रहेंगी। और जब चीजें ठीक दिशा में चलती हुई दिखी तो मुझे ये भरोसा हो गया था 8-10 दिन पहले कि टिकट मिल जाएगी एमपी। उस समय जिस समय आपको टिकट मिली, उससे टिकट मिलने से पहले काफी चर्चाएं थी और आज भी है हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की चर्चाएं थी। और उस समय ये भी चर्चाएं थी कि कुलदीप शर्मा के लड़के चाणक्य शर्मा को टिकट मिलेगी। आपने इतने बड़े नेता के बेटे की जो टिकट की चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को खुद लाइन लगा के आपने टिकट हासिल करी। आपको लगता है कि आपने उन चीजों से पार पा लिया जिस चीजों में कांग्रेस पार्टी रहती है, जिन चीजों में उलझी रहती है कांग्रेस पार्टी, जिसमें आपको टिकट मिली? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के पार पाने से ये काम सिद्ध नहीं हो सकता। और अगर मेरी टिकट की बात है तो मैं आज इस पॉडकास्ट के अंदर वो सब चीजें नहीं कहूंगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पार्टी की अंदरूनी सर्वे क्या थे, पार्टी के नीचे वर्करों की मंशा क्या थी, पार्टी के हमारे जो मौजूदा विधायक थे और जो चुनाव लड़ चुके थे 2019 का, उन्होंने ऊपर क्या रिपोर्ट भेजी थी। कई लोगों ने तो रिपोर्ट ये भी भेजी थी कि इसको छोड़ के बाकी किसी को टिकट दे देना। दिव्यांशु छोड़ के? नहीं, इसको छोड़ के, इसको खाली है, इसको में राहुल अत्रे का भी नाम आ सकता है, किसी और का भी नाम आ सकता है, दिव्यांशु बुद्धिराजा का नाम उसमें नहीं है। जनता भी समझ गई, ठीक है। इसको छोड़ के किसी को भी टिकट दे देना, ऐसे भी सर्वे आए थे। ऐसा नहीं है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा के सिर्फ प्रयास से या दिव्यांशु बुद्धिराजा ने सिर्फ किसी को कहा तो वहां से टिकट हुई। नीचे के सर्वे भी पार्टी ने कराए और कहीं ना कहीं एक कास्ट इक्वेशन बैलेंस भी करनी थी 10 की 10 सीटों को लेकर। यह भी था कि 10 में से किस कास्ट को कहां पर रिप्रेजेंटेशन दी जाए, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। तो कई चीजों के समीकरण साधने के बाद पार्टी ऐसा फैसला लेती है। उन सभी चीजों के कहीं ना कहीं समीकरणों में दिव्यांशु बुद्धिराजा फिट हो रहा था, तो इसलिए शायद दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट मिली। फिर अपने आप को, आप तो कॉन्फिडेंस नहीं थे, आप इसका मतलब टिकट मिल जाएगी, आप तो कहे मुझे कास्टिज्म के आधार पर टिकट मिली? नहीं, कास्टिज्म के आधार पर नहीं। मैंने कहा एक टिकट मिलना
या आदमी का चुनाव जीतना, उसके अंदर एन फैक्टर होते हैं। एन मतलब जिसको आप गिन ही नहीं सकते। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि टिकट का प्रोसेस शुरू हो गया था 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले। तो एक दिन का काम तो है नहीं कि आज फार्म भर दिया आपने, टिकट मेरे को दो और कल आपको टिकट मिल जाए जिसको मिलनी है। उसको सर्वेज होने में रिपीटेड सर्वे होते हैं। कोई सर्वे आ गए, उसको दोबारा क्रॉस चेक करो, दूसरी एजेंसी से करवाओ, तीसरी एजेंसी से करवाओ। कुछ सर्वेज स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है वो करती है, कुछ सर्वेज हमारी नेशनल लीडरशिप है वो करवाती है। उन सबको क्रॉस चेक किया जाता है कि किसी सर्वेज के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो उसमें कई चीजें थी। तो उन सबकी चीजों के मैंने आपको बताया कि उन सबके उसमें दिव्यांशु बुद्धिराजा फिट हो गया कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट देते हैं तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो शायद मुझे इसलिए टिकट मिली। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बाकी भी जो लीडर हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहां सब जगह सब इक्वेशंस देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ करनाल पर्टिकुलर में ऐसा हुआ, बाकी 9 सीटों में भी ये देखा जाता है कि समीकरण कैसे सेट हो। बात ये भी तो ना, एक सीट की प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटी होती है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहा है और तो वो सीट में प्रायोरिटी बन जाती है, पार्टी के लिए प्रायोरिटी बन जाती है सीट, कि भाई हमें इस सीट पे तो फोकस करना ही करना है। कि भाई हमें, मान लो आपकी पार्टी किसी मुख्यमंत्री पद पर रहे, वहां पे लड़ रहे बंदे को चुनाव हरवा देती है या हरा देती है, तो पार्टी इसमें बड़ी जीत माना जाएगा। इसलिए भी तो वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान था, हॉट सीट बन गई थी करनाल की सीट। तो इसलिए, और वहां पे आपका नाम आया कि भाई अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले बोला था कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को डमी कैंडिडेट बताया गया था। एक बात बताओ, अभय सिंह चौटाला कितनी वोट आई? अभय सिंह चौटाला अपना रिकॉर्ड तो बताए। अभय सिंह चौटाला देवीलाल की विरासत खा रहा है। हमारे पे किसी हमारे दादा लाई की विरासत नहीं है। अपना संघर्ष करके, मेहनत करके, लोगों को जोड़ के, नौजवानों को जोड़ के यहां तक पहुंचे हैं। हमारे दादा लाई नहीं है। बताए ना, पार्लियामेंट में बता दे, इनकी 10 सीटों में टोटल मिला के कितनी वोट आई हो, मेरे से ज्यादा आई हो तो बताओ। सिर्फ कह देने से किसी बात का कुछ नहीं होता। और ये उनकी बात पूरे हरियाणा में फैली, फिर बात फैलती रहे। लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आप बताओ, आप चुनाव, हालांकि आपके रिजल्ट ने उन बातों को सिरे से नकार दिया था। ये सब बोल मैं तभी कहा कि मैं करनाल और पानीपत की जनता का सारी उम्र कर्जदार रहूंगा। कि बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन उन सभी बातों को पूर्ण विराम लोगों ने लगाया। और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर, अपने इस बच्चे के ऊपर इतना प्यार, आशीर्वाद दिया, तो मैं तो सारी उम्र उनका कर्जदार हूं। चुनावी कैंपेन के दौरान आपके कांग्रेस के किन किन नेताओं ने आपका उस समय साथ दिया और किन किन ने काट करी? ये सवाल बड़ा तीखा है। ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब मैं बंद कागज के अंदर हमारी पार्टी की हाईकमांड को समय रहते, जब उचित समय था, मैं दे चुका हूं। और आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं यही कहूंगा कि मेरी सभी लीडर्स ने मेरी मदद करी और सब ने मेरा साथ दिया। आपने ये बात भी बोल दी, सबने मेरा साथ भी दिया, लेकिन आपने वो कागजी कार्रवाई करके ऊपर दे भी दी। क्या पता मैंने उसमें सभी का नाम लिख के भेजा हो, लेकिन क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मामला है, मुझे लगता है कि यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा देती हैं। जब इस तरीके के तीखे प्रश्न आप जैसे अनुभवी पत्रकार पूछते हैं, पब्लिक डोमेन में वो चीजें आती हैं। मैं कह रहा हूं, जब इस तरीके के तीखे प्रश्न आप जैसे अनुभवी पत्रकार पूछते हैं, और जब इस तरीके के तीखे प्रश्नों का कोई लीडर गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए जवाब देता है, तो उससे ही कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ती है। मैं आज भी आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कह रहा हूं, और मैंने आज तक पहले भी यही बात कही कि सभी ने मेरा साथ दिया। जिसने दिया उसका भी भला, जिसने ना भी दिया उसका भी भला। ये है, वो जिसने दिया, जो देगा उसका भला और जो ना दे उसका भला। तो मतलब फिर आपका जो चुनाव रहा, लगभग 28 से 30 दिन ही मिले शायद आपको। अगर कैंपेन की मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल, अगर रैली निकाल दें एक दिन की, तो मेरे पास 17 दिन का समय था, जिसमें नामांकन मैंने एक दिन निकाल दिया, एक दिन फाइनल जो रैली वो निकाल दी, एक दिन का समय क्योंकि प्रचार का एक दिन पहले बंद हो जाता है वो निकाल दिया। तो 17 दिन का मेरे पास टाइम बचा था लोगों के बीच में जाने का, टोटल 9 हलकों में मेरे को जाने के लिए। जिस करनाल लोकसभा में दिव्यांशु बुद्धिराजा एक सॉर्टेड लोगों को जानते थे, उस समय टिकट मिलने से पहले बहुत कम दायरा होता है, आपको पता है, ये सच्चाई है। और उन 17 दिनों में आपने 5 लाख लोगों का विश्वास हासिल किया। क्या लगता है, वो आपकी मेहनत थी या पार्टी की मेहनत थी?
नहीं, मैं ये मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी नेशनल लीडरशिप के प्रति लोगों का जो रुझान था वो एक बहुत बड़ा कारण था। राहुल गांधी जी क्योंकि हाल ही में यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी थी, और कहीं ना कहीं हमारी स्टेट लीडरशिप, क्योंकि उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्योंकि अभी भी सीएलपी के नेता हैं, उस समय भी थे, चौधरी उदय भान जी पीसीसी के अध्यक्ष थे। वो अलग बात है कि वो 1 साल ट्राई करने के बाद बने हैं, उस सवाल पे भी आ जाएंगे। और क्योंकि हम राजनीति शुरू से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड हमारी स्टेट लीडरशिप ने भी बहुत मेहनत करी लोगों को जागरूक करने में, लोगों के मुद्दे उठाने में। तो इसमें सबका कलेक्टिव एफर्ट था, और उस कलेक्टिव एफर्ट में एक तिनके जितना जोर अगर कहीं था तो दिव्यांशु बुद्धिराजा का भी था, और कांग्रेस के हमारे सभी वर्कर्स का, सभी लोकल लीडरशिप का, जिन्होंने इतना समय संघर्ष किया, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने अपनी ओर से एक आहुति दी, और लोगों ने उस आहुति में अपना योगदान दिया। तो उन सबके कलेक्टिव एफर्ट से जो है वो ये जितने भी वोट मुझे इस लोकसभा चुनाव में मिले, तो उन सबके कलेक्टिव एफर्ट से मिले। क्या लगता है आपको, जैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दो अलग अलग चीजें हैं, एक का दायरा इतना है, एक का दायरा इतना है। मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो जमीन से जुड़ना विधानसभा चुनाव में बहुत जरूरी है, लोकल लीडर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा के चुनाव में पर्सनल रीजन ना काम करके नेशनल लीडर की जो चीजें हैं वो ज्यादा काम करती हैं वोट लेने के लिए। क्या लगता है आपको, आसान कौन सा चुनाव है, विधानसभा की लोकसभा? विधानसभा लड़के नहीं देखा, अगर आगे कभी लड़ लेंगे उसके बाद मुझे लगता है इस सवाल का मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगा। लेकिन चूंकि आपने पूछा, तो जितना एक मैं अनुभव कर पाया, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जरूर होता है कि नेशनल इश्यूज हावी होते हैं, देश के अंदर क्या चल रहा है, देश की राजनीति किस ओर करवट ले रही है, लोगों का मूड दूसरा होता है। और विधानसभा में क्योंकि एक दायरा भी कम हो जाता है, आप वोट भी कह लेते हैं, इतना हो जाता है कि आप उसको संभाल सकते हो, क्योंकि लोकसभा के अंदर इंडिविजुअल आदमी अपनी कैपेसिटी में इतनी वोट्स हैंडल नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर आदमी की अपनी प्रेफरेंस और अपनी चॉइस है कि आदमी की राजनीतिक सोच क्या है, वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। उस चीज को लेकर जो है इसका वो आदमी उस चीज को लेकर फैसला करता है। रही आसान और मुश्किल की बात, तो अमूमन सी बात है कि छोटे चुनाव को संभालना एक आसान चीज है। अब एक सरपंची का चुनाव है, वो आसान है या विधानसभा का आसान है? तो आप भी कहेंगे कि सरपंची का आसान है क्योंकि वोट कम है। लड़ना आसान है क्योंकि आपकी रीच इजी है, आपकी एक्सेसिबिलिटी है, आपका कंट्रोल है। हार जाए जीत जाए अलग बात है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी है कि हाँ भाई 2000 वोट हैं, 2000 वोट को मैंने करना है। मान लो 500 घर हैं, 400 घर हैं, तो 400 घर में मैं 2 दिन में जा सकता हूं। और वहीं अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें, 2 लाख हैं वोट, 2 लाख वोट हैं तो मतलब 50,000 घर हैं, तो 50,000 घर में आदमी का पहुंचना डिफिकल्ट है। तो ये तो ऑब्वियस है कि छोटा चुनाव को लड़ना और उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना वो ईजी है, और बड़े चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां समय को लेकर आ जाती हैं। आपने बात करी कि विधानसभा चुनाव का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद आप एक अच्छे लीडर बन चुके थे, 5 लाख लोग आपको जान चुके थे। 5 लाख क्या होता, जितने उसमें लोग थे पूरे हरियाणा आपको जान चुका था। क्या आपने फिर विधानसभा चुनाव में एक्सपीरियंस वो गेन नहीं किया, चाहे आपको टिकट मतलब आपने चुनाव ना लड़ा हो? ये आपने ही पहली बार सवाल पूछा है, मीडिया के सामने इस सवाल का जिक्र कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं आज बता देता हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले मेरे पास दिल्ली एक बड़े लीडर का फोन आया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, और करनाल पार्लियामेंट में एक सीट उन्होंने मुझे बताई कि इस सीट से आप चुनाव लड़िए। मैंने उनको बिना 1 सेकंड प्रोसेस करके उनको मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं साफ मना कर दिया? हाँ, सीधा। और वो ऐसे लीडर थे, मतलब जिनको अगर मैं कह देता तो शायद मतलब वो इस कैपेसिटी में थे उस समय कि मेरी टिकट हो जाती। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये थॉट मेरे मन में पहले भी आया कि लोकसभा हार गया, अब आगे विधानसभा का चुनाव है, साथी डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि भाई आगे हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उस बातों के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनकी मदद करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं 9 विधानसभाओं में से सभी जो टिकटार्थी थे उन सब ने मेरी मदद करी चुनाव के अंदर। और आज अगर मैं एक किसी विधानसभा में जाकर चुनाव लड़ता हूं तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैं मतलब एक तरीके से कल्प्रिट हूं कि मैंने उनका हक
जो है वो छीना है। मेरी उन लोगों ने मदद करी है, मेरा फर्ज है कि पार्टी मेरिट ग्राउंड पे उनमें से ही किसी टिकटार्थी को जो है चुनाव लड़वाए। तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने फिर मुझसे दोबारा कहा कि एक बार दोबारा सोच के बता दो। मैंने कहा जी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, मेरी जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी मैं उसके लिए तैयार हूं। देवांशु भाई, एक बात तो आप बड़ा सेफ खेल रहे हो। नहीं, खेलने वाली आपके साथ तो मैं बड़ी इनफॉर्मल सी बातें कर रहा हूँ। मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन से शुरू हुए और आपने यूनिवर्सिटी से लेके आज तक सारी बातें आपसे करी हैं। मैं कोई सेफ नहीं खेल रहा। इतना तो मैं श्योर हूँ कि जो पब्लिक डोमेन में चर्चाएं हैं और मैं आज जितनी बातचीत हमने अभी करी है, लगता है आपके ऊपर मतलब बड़े लीडर का हाथ है नेशनल लेवल पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नेशनल लीडर भी हमारे ही हैं, हमारी पार्टी के हैं। और अगर एक पार्टी में किसी लीडर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, मुझे लगता है सभी लीडर्स के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, ये अच्छे होने भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस, आपका व्यवहार और आपका बर्ताव आदमी के यही काम आता है। तो मुझे लगता है कि ये गुण तो सभी में होना चाहिए कि मिलनसार हो। क्या आपके द्वारा किए गए काम मैटर नहीं करते? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि अकेला यही गुण होना चाहिए, मैंने कहा ये गुण होने चाहिए, क्योंकि आपने होने चाहिए। हाँ, ये भी होने चाहिए। वो तो है ही है, आपके खुद की आप काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो सारी चीजें हैं ही हैं। लेकिन जो आपने ये कहा कि किसी का हाथ है, तो मैंने कहा कि किसी के साथ रिश्ते अगर आपके अच्छे हैं तो वो आपके व्यवहार से अच्छे होते हैं, आपके आचरण से अच्छे होते हैं, आपके काम से तो होते ही होते हैं। उस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। आप जब चुनाव हारे लोकसभा का, माफ करना बार बार मैं पिंच कर रहा हूँ ये चीजें, जब चुनाव हारने के बाद आपकी जो इंटरनल मीटिंग थी अपने साथियों की, उस मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई? एक जैसे हौसला देना होता है कि भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम हार गए लेकिन आगे लड़ते रहेंगे। उस समय आपकी माइंड ऑफ थिंकिंग क्या थी? देखिए, निराशा जरूर होती है। चुनाव मैंने 3 लड़े हैं, तीनों जीता था आज तक। यूनिवर्सिटी का लड़ा, एनएसयूआई का लड़ा, यूथ कांग्रेस का लड़ा। पहली बार हार का सामना हुआ, लेकिन सब्र था, पेशेंस थी। और क्योंकि आप युवा थे, वो भी एक कारण था। दूसरा, मैं हमेशा से अपने से 10 साल बड़े लोगों में उठता बैठता हूं। मेरा फ्रेंड सर्कल भी अगर आप देखेंगे या जिनके साथ मेरी अक्सर शाम को बैठना होता है, तो अपने से 10-15 साल बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, जो 45 के पार हैं, 50 के पार हैं, 40 से पार हैं। उन लोगों से भी सीखने को मिलता है कि लाइफ में ना पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका प्रोफेशन पॉलिटिकल है तो P फॉर पॉलिटिकल और P फॉर पेशेंस, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको राजनीति में आगे बढ़ाती है। सब्र करके चलना सीखो। परमात्मा ने जो दे दिया उसने कुछ सोच के दिया और बहुत बढ़िया दिया। सब्र था, निराशा जरूर थी कि हाँ, हम सोच के आए थे सुबह कि आज जीत के जाएंगे, गुलाल उड़ाएंगे, लड्डू खाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा ने जो मंजूर किया, जितना दिया उसमें सब्र है, आगे मेहनत और करेंगे। और अगर परमात्मा को लगेगा कि हमारी मेहनत में उसने 4 चांद लगाने हैं, तो परमात्मा जरूर 4 चांद लगाएगा। मैं देख रहा था जब आपका चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, गुटबाजी की बात इसमें आएगी। जब असंध आए आप, तो आपके साथ थे शमशेर सिंह गोगी। आप कह रहे सबने मेरा साथ दिया, लेकिन जब आगे विधानसभा चुनाव आया तो आप बहुत ही कम उनके चुनाव कैंपेनिंग में दिखे। क्या कारण था? नहीं, मैं एक तो जहां राहुल जी की रैली हुई वहां तो मैं पहुंचा। उसके अलावा शायद मीडिया ने उस चीज को कवर नहीं किया हो। मैं उनके साथ लोकल कार्यक्रम में भी गया, क्योंकि गोगी जी का चुनाव हम सब मान के चल रहे थे कि सेफ चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह था कि असंध की सीट हम सेफली जीत रहे हैं। और एक कारण यह भी था कि वो सल्ला गुट से इसीलिए नहीं जा पा रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं इस बात का खुलासा नहीं करना चाहता कि मैं उनके लिए मैंने क्या किया चुनाव में, उनके लिए वो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन क्योंकि असंध की सीट, क्योंकि आज भी आप देखिए करनाल लोकसभा में सबसे क्लोजेस्ट मार्जिन की सीट हमारी असंध की सीट है, जिससे हम चुनाव हारे हैं। ये कारण था कि थोड़ा सा मुझे था कि समय बाकी जगह दिया जाए तो वहां कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकती है। और इस बात को तो मीडिया भी यही कह रहा था कि असंध की सीट करनाल में शायद सबसे पहले हम लोग जीतेंगे। तो ये कारण हो सकता है कि जिसको आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी बात जो है इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो फिर शैलजा जी चुनाव में जो क्रूशियल टाइम था चुनाव, वो 7 दिन गायब क्यों रही?
अब ये बात का जवाब तो वो दे सकती हैं। बातें चलती होंगी ना हर जगह, ये बात का गुटबाजी जवाब को यही चीजें तो वो देती हैं कि देखिए, भाई मेरे से उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी मेरे से काफी बड़ी लीडर हैं। किस वजह से रही, क्या कारण थे, इनका जवाब तो आप शायद, मुझे लगता है कि इस हॉट सीट पे जब मैडम को आप बिठा के आपको समय मिले उनसे, उस बात का जवाब मुझे लगता है कि वो देंगी तो ज्यादा बेटर। आपको लगता है वो टाइम भाई उनको नहीं वेस्ट करना चाहिए था, चुनाव में उतरना चाहिए था? आपका कहना क्या है इसके ऊपर? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को लेकर पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो बातें होनी चाहिए थी वो हुई। मीडिया में इन बातों को तूल देने का कोई लॉजिक नहीं है, और किसी व्यक्ति ने चुनाव में क्या भूमिका अदा करी वो व्यक्ति ही जो है वो बता सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति से आपको उसका आंकलन कराना वो कोई ठीक बात नहीं है। चुनाव के बाद ही बहुत सारी बातें हावी रही। हुड्डा साहब को मतलब सीएलपी लीडर बनने में 1 साल क्यों लग गया, क्या लगता है आपको? अब ये बातें तो हमारे खड़गे जी, राहुल जी बताएंगे, जिन्होंने ये फैसला लेना था, और वो फैसला 1 साल के बाद हुआ। वो क्यों हुआ? तब तक तो विपक्ष हावी बहुत ज्यादा हो चुका था ना इन बातों के ऊपर। ठीक है, विपक्ष को भी मौका मिल जाता है विधानसभा में भी, उनको मुद्दों से डेविएट करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए और व्यंग्य कसने के लिए उन्हें ये बात मिली हुई थी। तो उस बात को लेकर वो मुद्दों से लोगों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर रहे थे। लेकिन फैसला क्योंकि लेट हुआ, अब वो क्यों हुआ इसका तो फैसला, इसका तो कारण जो है आपको वही बता सकते हैं जिन्होंने ये फैसला लेट किया। लेकिन जो फैसला हुआ वो बहुत अच्छा फैसला हुआ। हमारे जो सभी विधायक थे, सब लगभग सबकी राय थी कि हुड्डा साहब ही नेता विपक्ष के तौर पर स्थापित हों, और आलाकमान ने उस बात का संज्ञान लेते हुए और उसका सम्मान करते हुए उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैंने देखा आप जब दीपेंद्र सिंह की यात्रा थी, पूरी यात्रा के दौरान आप बड़े एक्टिव दिखाई दिए उसमें। अकेली वो यात्रा थी जिसमें आप बड़े एक्टिव दिखाई दिए, बाकी यात्राओं में दिव्यांशु बुद्धि राजा क्यों नहीं गया? यात्रा की आप बात करें जिसमें मैं एक्टिव नहीं था? आप बताइए, कांग्रेस की ऐसी कौन सी यात्रा थी, आधिकारिक यात्रा, जिसमें करनाल में कुमारी शैलजा आई थी, उनकी यात्रा भी चली थी। कौन सी यात्रा? साथ में वीरेंद्र सिंह थे, सुरजेवाला भी साथ में थे, किरण चौधरी भी साथ में थे। मैंने आधिकारिक यात्रा की बात करा, उस समय भी ये बातें थी। आज उन बातों को काफी लंबा समय हो गया, उनको दोबारा से वो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन चाहे वो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, तो और यात्राएं थी, दीपेंद्र जी की जो यात्रा थी, उदय भान जी जो जिन्होंने यात्रा करनाल से शुरू करी थी, तो उसमें उनका एक सच्चा साथी होने के नाते जो उन्होंने जिम्मेवारी लगाई, उस जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी निभाया। और किसी भी जिले के अंदर हरियाणा में वो यात्रा गई हो, उसको सफल करने में अपनी ओर से पूरा जोर लगाया। और आगे भी जब हमारे लीडर कोई इस प्रकार के प्रोग्राम करेंगे, कहीं भी राजनीतिक कोई गतिविधि में जहां हमारी जरूरत होगी, तो जितनी जरूरत होगी उससे आगे बढ़ के उनका साथ देंगे। यात्रा आज भी चल रही है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, तो जब वो करनाल में आएगी तो आप वहां दिखेंगे? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने यात्रा जो है वो शुरू करी है। और क्योंकि हमारी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, प्रभारी जी का ये बयान आया कि वो यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन वो आधिकारिक यात्रा, क्योंकि पार्टी ने ऐसे कोई डिक्लेरेशन नहीं करी है, तो जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश की मानना करेंगे, उस आदेश को मानेंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आपने मतलब आपका स्टूडेंट लीडर का भी एक्सपीरियंस और बाद में लोकसभा का भी एक्सपीरियंस, उसके भी हाथ पे आपको क्या लगता है कि मान लो कोई भी लीडर यात्रा करता है, XYZ है, किसी भी पार्टी का है, जब अपने हल्के में यात्रा करता है और पूरी लोकसभा में यात्रा करता है, एज ए लीडर उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उस यात्रा का फायदा क्या होता है? देखिए, तपस्या करने से कहीं ना कहीं आदमी की अगर मैं कहूं कि पुराने टाइम में साधु महात्मा जो थे वो तपस्या करते थे, तपस्या करने से उनको ज्ञान भी मिलता था। आज के समय अगर राजनीतिक तपस्या की बात करें तो राजनीतिक तपस्या में आप यात्रा कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, किस वजह से कोई यात्रा हो रही है। मैं किसी पर्टिकुलर यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कह रहा। आपने क्योंकि एक सिंपल बात पूछी कि यात्रा कोई राजनीतिक आदमी करता है तो उससे उसका क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक यात्रा है, कोई भी यात्रा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई कारण होना चाहिए कि वो यात्रा क्यों निकाली जा रही है और पब्लिक इंटरेस्ट से उसका क्या लेना देना। जब तक उस यात्रा का या उस संघर्ष से
पब्लिक इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं रहेगा तब तक उस यात्रा के कोई मायने नहीं है। लेकिन यात्रा अगर लोगों के हित के लिए करी जा रही है, लोगों के लिए संघर्ष के लिए करी जा रही है, लोगों के हकों के लिए करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं लीडर की लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस बढ़ती है और कहीं ना कहीं उस लीडर का ग्राफ भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। अभी कुछ हमारे थोड़ा गेम सेगमेंट होता है, गेम सेगमेंट इन द पॉलिटिक्स के अंदर मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपको उनकी क्वालिटी बतानी है कि उनमें खास क्वालिटी क्या है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, उम्मीद है कि आप सेफ नहीं खेलेंगे। सबसे पहले नाम है गोकुल सेतिया। लाइमलाइट, उनको शौक है। वो लाइमलाइट में किस तरीके से? अब लाइमलाइट थोड़ा सा कहने का मतलब है कि मैं महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आपने इनकी जगह किसी और का नाम पूछा होता जो मेरे जहन में है, तो मैं उनके लिए भी शायद सेम ही शब्द का प्रयोग करता कि वो लाइमलाइट में रहते हैं। अब वो मीडिया की वजह से कह लीजिए या उनके एक्शंस कह लीजिए या उनकी कार्यप्रणाली कह लीजिए, तो उन सब चीजों को मैं एक वर्ड में अगर कहूं कि वो लाइमलाइट में रहने का उनको शौक है या वो लाइमलाइट में रहते हैं। आपको शौक नहीं है लाइमलाइट में रहने का? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है लाइमलाइट में रहने का, बिल्कुल शौक नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सादगी। कोई किस्सा बताइए जी, सादगी उनकी दर्शाए। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मेरे पास बहुत शब्द है, क्योंकि आपने एक वर्ड की बात कही तो मेरे माइंड में सबसे पहले आता है कि जितना सिंपल और सरल और सादगी भरा उनका जीवन है, सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, पर्दे के पीछे भी ऐसा ही है। उस व्यक्ति के कुर्ते पाड़ लो, उस व्यक्ति की कोणी पकड़ के खींच लो, उस व्यक्ति के कोड़ी भर लो, उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख लो, उस व्यक्ति ने आपको ये नहीं कहना कि भाई कैसे आज आप और हम बैठे, हमारे से कोई छोटा आ गए हमारे कंधे पे हाथ रख दे, तो आदमी और कहता भाई थोड़ा देख के। उस आदमी का कोई फर्क नहीं इस चीज का, और यही उस आदमी की सारी उम्र की पूंजी है। चाहे बड़ा है चाहे बुजुर्ग है, उसको कोई कुछ कह ले, वो बड़े प्यार से सहजता से उनका जवाब भी देते हैं और कभी इस बात का बुरा नहीं मानते हुए मेरा कुर्ता क्यों खींच दिया। कोई किसी से बात कर रहा है, एमपी साहब पहले मेरी बात सुनो, हाथ पकड़े खींच लिया, कोई बात नहीं। तो वो एक पेशेंस, जो मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स में पेशेंस बहुत जरूरी है, वो पेशेंस जो है ना, मैं कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपने जो है जीवन में बहुत सीखता हूँ। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि हंसी मजाक ही है, तालियां मारते रहो और हंसते रहो बस। अब उनका कंट्रोल तो सिस्टम पे है नहीं। अभी तो हमने अभी रिसेंटली जो हमारे स्टेट में बड़ा मतलब मैं कहूँगा दुखदाई घटनाएं हुई, अभी सिस्टम के अंदर ही 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें ही ये चीजें निकल के आई कि सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ लोगों को हंसाने का और एक एंटरटेनमेंट करने का। आज के टाइम एंटरटेनमेंट कराने वालों की बोलबाला है। जो लोगों का एंटरटेनमेंट कराएगा तो उसका स्पेंड टाइम ज्यादा है, लोग उसको देख के जो है ना खुश होते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो उनके लिए तो मेरे यही 2 शब्द हैं। कृष्णलाल पवार। कृष्णलाल पवार जी के लिए आपकी लोकसभा नहीं, लोकसभा में है। अब एज सच उनका कोई कभी रिसर्च नहीं हुआ उनके ऊपर, मतलब ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, सेटिंग बाज से है, मुझे लगता है हर जगह कहीं ना कहीं जुगाड़ फिट कर लेते हैं, पीछे कर लिया। आज भी कह रहे हैं उनका वहां के बीजेपी के अध्यक्ष में भी उनका शायद नाम चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। जस्सी पेटवाड़। नौजवान तो है ही वो क्वालिटी। नौजवान क्वालिटी, मेहनती तो आप भी है, हो। मेहनती है। मेरे साथ तो मेरी स्टेट की कमेटी में मेरा जनरल सेक्रेटरी था और मेहनती है। ओवरऑल क्या लगता है कांग्रेस की आज की स्थिति क्या है? अगर विपक्षी पार्टी की बात करें, मेन विपक्षी पार्टी बात करें, तो आज कांग्रेस को बीजेपी के जो जितने भी मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, उन पे कटाक्ष ना करके, उनकी बातचीतें ना करके अपनी ही पॉलिटिक्स में उलझे हुए कांग्रेस, क्या लगता है आपको? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये चीजें तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में है ही है कि कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी को लेकर, ये मैं एपिसोड की बात कर रहा हूं राव नरेंद्र जी के पहले के, क्योंकि उसके बाद से काफी चीजें बदली हैं, आपने देखा भी होगा, अनुशासन समिति भी बनी है और चीजें भी हुई हैं, और ये चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, आज से 5 साल पहले भी थी, पिछले चुनाव में भी थी। तो कहीं ना कहीं चीजों का नुकसान तो देखिए होता ही होता है, लेकिन क्योंकि
अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो चाहे प्रदेश के प्रभारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे बाकी नेता हैं, सभी ने इस बात को लेकर बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है कि इस प्रकार की गुटबाजी से, इस प्रकार की बयानबाजी से हम सभी लोग परहेज करें। आपसी मतभेद हो तो मुझे लगता है कि कमरे में बैठकर, पार्टी प्लेटफॉर्म की मीटिंग में बैठकर उन बातों पे विचार विमर्श होना चाहिए। और रही हाल फिलहाल की हरियाणा की राजनीति की बात, तो मुझे लगता है कि आज के समय सबसे बड़ा फेलियर अगर इस गवर्नमेंट का कहीं है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात हम खुद महसूस करते हैं। समाज में रहते हुए आज के टाइम कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। फिरौतियां, गैंग वॉर, धमकियां, मर्डर इतना शरेआम हो चुका है। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा भी व्यापारी जिसका ब्यो था ना गाड़ी लेने का, छोटे शहर में कोई रहता है, वो गाड़ी नहीं लेता, वो यूं डरता है यार क्यों किसी की नजर में आ जाए बिना बात के। और लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। मुद्दे बहुत हैं, इश्यूज बहुत हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर हरियाणा में चर्चा रहती है नीचे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर रहती है। आज हरियाणा के अंदर इस प्रकार का माहौल है कि जैसे ऊपर कोई वाड़ी वारिस ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां ही उड़ी हुई है। अब ये जो एपिसोड्स भी हुए हैं, अब इसमें भी किस प्रकार की चीजें हुई हैं, इसमें भी जो हमारे सीएम हैं उनका क्या रवैया होना चाहिए था, उनका क्या रवैया रहा, और मतलब इस प्रकार की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि अफसरशाही कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर हावी है। और अफसरशाही के तो पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं। अफसरशाही ने तो चुनाव नहीं लड़ना, अफसरशाही ने तो 5 साल के बाद वोट नहीं लेनी। पॉलिटिकल आदमी को डर होता है कि 5 साल के बाद लोगों में बीच में जाना है। जब तक अफसरशाही हावी रहेगी तब तक प्रदेश जो है गर्त में जाएगा। जब जब पॉलिटिकल लीडर मजबूत होगा तब तक उस प्रदेश के अंदर लोगों के हितों के काम होंगे। क्या लगता भी है पॉलिटिक्स में भाजपा का प्रभाव? जिस मजबूती की आप बात कर रहे हो, लगता है आपको है वो? नहीं, अफसरशाही हावी है, अफसर कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अफसरों का बोलबाला है, नाम लेके नहीं बता सकता, नहीं तो जितनी पावर मुख्यमंत्री की नहीं है उससे ज्यादा 1-2 अफसरों की पावर है जो कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्सस बना हुआ है। और हरियाणा को कंट्रोल कर रहा है। मैं हरियाणा की ही बात कर रहा हूं, पॉलिटिक वे में कर रहा हूं मैं बात। मैं ऐसा कह रहा हूं आपको, कुछ अफसर ही हैं जिन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है। वो नेक्सस ही इस प्रदेश को चला रहा है। जो कुछ अहम डिसीजंस हैं, छोटे मोटे डिसीजन तो चलो कोई भी कर दे, जो मुख्य डिसीजंस हैं, जब कोई क्राइसिस आता है, जब फैसला लेने की बात आती है, तो उस क्राइसिस में मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं हिला सकता। वो कंट्रोल कहीं और से ही चल रहा है और वो अफसर ही कंट्रोल चला रहा है। पब्लिक डोमेन में ये बात है कि आज भी हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर जी संभाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मनोहर लाल खट्टर जी अप्रत्यक्ष तौर पर संभाल रहे होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कुछ अफसरों ने नेक्सस बना रखा है और वो अफसर ही इस प्रदेश को चला रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी तो सिर्फ हंसने के लिए और ताड़ी बजवाने के लिए ही उनको भेजा जाता है मंचों पे। फैसला लेने के लिए नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कंट्रोल सारा पीछे से ही चल रहा है। अब जैसे कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई, सबको पता है, और जितनी भी चीजें थी, आज राहुल गांधी जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक वोट चोरी का मामला भंडाफोड़ किया हरियाणा के अंदर, सरकार नहीं बन पाई। आप एज ए आम नागरिक सोचते हुए अगर कांग्रेस सरकार आती तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था, एज ए आम नागरिक की थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपके अंदर? देखिए, आम नागरिक का आप कह के जवाब मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले भी ये चर्चा थी कि हरियाणा के अंदर भाई लोग कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पसंद करते थे और उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी का राज देखा, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी का राज देखा और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज देखा। नायब सिंह सैनी जी को तो समय ही कुछ नहीं मिला था, तो उनके कार्यकाल को तो ज्यादा हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं लोगों में उस समय ये चर्चा थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही कांग्रेस एज ए चीफ मिनिस्टर जो है नियुक्त करेगी अगर कल को सरकार आती है। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि एक अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस एज लाइन अगर किसी लीडर की एक्सेप्टेबिलिटी थी तो वो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी।
और वो आज भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार होती तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर होते। मुख्यमंत्री की लड़ाई चुनाव से पहले चल रही थी। ये एक्चुअली बातें अगर देखें तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये लड़ाइयाँ होती हैं, वो पहले कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन नजर आ रही थी। तो जब बीजेपी ने कैंपेन चलाया कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये होगा, वो होगा, XYZ होगा, एटसेट्रा होगा, जो भी होगा, क्या लगता है आपको कि भाई उन चीजों की वजह से इम्पैक्ट पड़ा चुनाव के ऊपर? देखिए, चुनाव के अंदर एक फैक्टर कभी काम नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। किस फैक्टर का कितना रोल है और इस फैक्टर का कोई रोल है भी या नहीं भी, इस बात के हर आदमी के जज करने के मायने अलग हैं। आपने अलग चश्मा पहन रखा है, मेरा चश्मा अलग है। हर आदमी अपनी नजर से, अपने चश्मे से उस चीज को देखता है और उस चीज का आंकलन करता है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखो, कोई भी पार्टी है वो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करती है, और बीजेपी इस चीज में थोड़ा सा 2 कदम आगे है। तो उन्होंने प्रयास करें, और आज के टाइम सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में आप सोशल मीडिया का जितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही उसका बुरा इस्तेमाल भी आज के समय होता है। तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा, वेंडेटा सेट किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कास्ट लाइन पे लाकर चीजों को खड़ी कर देती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई भी लीडर है, जनता जो है वो कास्ट लाइन पे, मुझे लगता है कि सोचना नहीं चाहिए इस चीज को लेकर, क्योंकि हम सब हैं तो आखिर में इंसान। कोई चलो किसी बिरादरी से है, कोई किसी बिरादरी से है, इस चीज में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की 2014 में सरकार आने के बाद हिंदुस्तान में भी और हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कास्ट डिवाइडेशन जो है वो इन्होंने बहुत ज्यादा किया, और जिसका शायद इन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिला है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा सेट करने से क्या फायदा उनको हुआ या नहीं हुआ इस चुनाव में, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक एक्सेप्टेबिलिटी के तौर पे अगर किसी लीडर को प्रोजेक्ट करने की बात थी तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को थे। बिल्कुल। आपने कास्टिज्म की बात करी, बीजेपी ने कास्टिज्म फैलाया। हाँ, है पब्लिक डोमेन बातें हैं कि वो ज्यादा इस चीज को मैटर करते हैं, प्रायोरिटी चीज को देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी टिकट का आवंटन होता है तो सबसे पहले कास्टिज्म फैक्टर करता है वहां पे कि फलानी विधानसभा में फलाने परसेंट इतने वोट हैं, फलाने परसेंट इतने वोट हैं। तो वो चीजें साध कर टिकट आवंटन का चलन अब बहुत ज्यादा हो गया है पिछले 10-15 साल। पहले भी था, सारी पार्टियों में की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं पहले भी था, लेकिन अब इन चीजों का चलन बहुत ज्यादा हो गया। देखो, सिस्टम के अंदर जिस प्रकार की चीजें फैलेंगी, आपको उसी स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा। इस बात में तो आप मानते होंगे, आपका प्रोफेशन है, आपको वही चीज दिखानी पड़ती है जो मीडिया को पसंद आए। तो सिस्टम के अंदर अब जब से बीजेपी की सरकारें आई हैं उसके बाद से कास्ट के आधार पर ये चीजें होनी पहले भी होती थी, अब ये चीजों का चलन ज्यादा हो गया। और आप पहला फैक्टर कहो या उसको चौथा फैक्टर कहो, कास्ट लाइन को, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन टिकट डिसाइडिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जरूर बात करी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है, जब चुनावी रिजल्ट आते हैं ये देखा जाता है कि लोग किस पैटर्न पे वोट कर रहे हैं। तो उन चीजों को साधने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है, तो उसके आधार पर ये होना तो यही चाहिए कि भाई जब आप किसी विधानसभा लोकसभा में टिकट का आवंटन कर रहे हो कि वहाँ के मुद्दे देखे जाएं, वहाँ पे लोकल लीडर की पॉपुलैरिटी देखनी चाहिए, उसके काम देखने चाहिए। जब पार्टी ही टिकट आवंटन में कास्टिज्म की चीज देखेगी तो वो तो ऑटोमेटिकली जनता के बीच वो मैसेज जाता ही है। देखिए, वही बात है ना कि पार्टी देख रही है या लोग उसके अंदर फैसला कर रहे हैं। बात तो ये है ना कि पार्टी उस चीज को देख रही है या लोग उस आधार पे, उस पैटर्न पे जो है वोट डाल रहे हैं। तो ये रिफॉर्म्स हैं, ये टाइम टू टाइम आएंगे। आज जब आजाद हुए थे तो कुछ और सिचुएशन थी, तो कुछ और बातें थी। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज को रिफॉर्म में लाके करेंगे कि उनको फायदा इस चीज से होता है। देखिए, फायदा नुकसान तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीइंग ए यंग जनरेशन, बीइंग ए यूथ, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी टाइम से ही हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारा दोस्त कौन है, कौन सी बिरादरी से है, कौन सी जात से है। और मुझे लगता है कि यही चीजें आज के समाज में एग्जिस्ट करनी चाहिए कि जब हमारा आज की जो नौजवान पीढ़ी है ना, कॉलेज लेवल तक की, उसमें कास्टिज्म फैक्टर बिल्कुल जीरो है।
कोई देखता नहीं कि मेरे दोस्त कौन है, ये ना पूछा जाता। हाँ, हालांकि ग्रामीण एरिया में आज भी बात करें तो वो मैटर करता है, लेकिन जब आप शहरी सिस्टम की ओर जाओगे तो वहां पे कास्ट से मैटर नहीं करता। नहीं, वो आपकी बात सही है। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों में रिफॉर्म्स आते हैं। हम ये कहें कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा तो वो नहीं है, लेकिन ये जो खाई है इसको भरने का प्रयास करना चाहिए। ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति वैर भावना अगर है तो उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई राजनीतिक दल उस खाई को खोद के अपना राजनीतिक मतलब जो है वो हल करते हैं। वो जो है प्रयास, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए भी खतरनाक है, और कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम है वो कोई अच्छे परिणाम नहीं है। हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा के ऊपर वो चलते हैं उसको हम एजेंडा बोल सकते हैं। विचारधारा ही शब्द बोलना ठीक रहेगा। दिव्यांशु बुद्धिराज स्टार्टिंग से ही कांग्रेस में रहे हैं। अगर मैं दिव्यांशु बुद्धिराज की पर्सनल विचारधारा की बात करूं और कांग्रेस की विचारधारा की बात करूं, वो मैच होती है? बिल्कुल होती है। क्या विचारधारा के ऊपर चल रहे हो आप? मतलब किस विचारधारा के ऊपर चल देखिए, रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अगर विचारधारा की बात करें तो बड़ी लंबी चौड़ी वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्मों, सभी जातियों का बराबर सम्मान करो, किसी में कोई भेदभाव ना करो, चाहे कोई किसी भी जाति से आता है, सबको साथ लेके चलो। मुझे सबसे पहला मूल मंत्र यही लगता है कि आपने कभी भी अपनी नजरों से भेदभाव नहीं करना। आपके साथ कोई व्यक्ति है, वो किस बिरादरी से आता है, किस जात से आता है, आपके दिमाग में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। ये कांग्रेस का जो है आधार है। कांग्रेस का आधार यही है। कांग्रेस एक बुके है। कांग्रेस के अंदर सभी जातियां, सभी धर्म के लोगों का बराबर सम्मान, और वो लीडरशिप में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस का आधार है। और वो सोच जो है वो बचपन से ही इनहेरिट हो रखी है कि घर पे भी यही सिखाया गया कि सबको बराबर का सम्मान दो, किसी से भेदभाव नहीं करो। छोटे होते अगर घर में कोई बुजुर्ग आ जाए, चाहे वो किसी जात धर्म से, बिरादरी से, उनके पैर छुओ, चाहे कोई दूसरी जाति से आ जाए, उनके भी पैर छुओ। तो ये चीजें बचपन से ही सिखाई गई हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सोच जो है वो ओवर द पीरियड जो है अपने अंदर इनहेरिट हुई है, डेवलप हुई है, और वो कहीं ना कहीं जो है एक माइंड में विचारधारा के तौर पर सेटल है। कभी आप बीजेपी से इन्फ्लुएंस हुए? कभी नहीं, एक सेकंड भी नहीं? कभी भी नहीं। जो पब्लिक डोमेन में बातें चलती हैं या धरातल में जो बातें होती हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, उन चीजों से अपने आप को दूर कैसे रखते हो? क्या तरीका अपनाते हो? देखिए, धरातल पर कोई बात जाए, आप किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते, किसी को रोक तो नहीं सकते। तो नायब सिंह सैनी जी आके एक दिन पता नहीं कुछ बयान दे के चले गए थे। अगर आपको याद हो, कॉर्पोरेशन का चुनाव मैंने ही लड़ा था करनाल के अंदर। मनोज वधवा जी हमारे कैंडिडेट थे, सारे एमसीओ को लड़वाया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब सारे लीडर घर बैठ गए थे तो अकेले लड़के वहां गोल्डी पार्षद की टिकट का जब चक्कर हुआ था, अगर आपने वो इंसिडेंट देखा हो। अब वो नायब सैनी जी कह गए एक दिन वो बीजेपी में आया था। मैं तो पूछा, मैं कभी कौन से सपने में आया मैं बीजेपी में? आपके सपने में आया। लोगों का जो है किसी के मुंह नहीं बंद कर सकते। हर आदमी का ना अपना एक एजेंडा है, और वो एजेंडे के तहत कहीं भी कोई बात कह देते हैं। अब किस किस आदमी की जस्टिफिकेशन करते रहेंगे? आपके माध्यम से कह देते हैं कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे, बात खत्म। एक कांग्रेस लीडर का बयान हुआ था वायरल कि भाई मेरी तो लाश भी जो जाएगी, जब मैं इस दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो कांग्रेस के झंडे में जाएगी। तो इतना प्यार पार्टी से हो जाता है क्या? हो जाता है जी। किस तरीके से होता है? हो जाता है, लगाव हो जाता है। आपको अपने चैनल से लगाव होगा। अगर राहुल अत्री को अपने चैनल से लगाव है, राहुल अत्री ये कह सकता है कल को चैनल को बेच दूंगा? नहीं। फिर राहुल अत्री का भी तो लगाव है ना। हमारा भी लगाव है, हमारी पार्टी से लगाव है, तिरंगे से लगाव है, हाथ के निशान से लगाव है, और रहेगा। संविधान से भी लगाव है। संविधान से लगाव है, बिल्कुल है। लगता है आपको बीजेपी संविधान के से छेड़छाड़ कर रही है? कर तो रही है ये, क्योंकि राहुल गांधी जी भी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा। संविधान को छेड़छाड़ कोई दिखा के ऐसे थोड़ा ना करेंगे। छेड़छाड़ तो हो ही रहा है। आप देखिए कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर ये बैकडोर से एंट्रीज कर रहे हैं। कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर ये नए नए रिफॉर्म्स कर रहे हैं। पीछे तो इनके लोकसभा के चुनाव में इनका बयान आ गया था कि आप 300 पार कर दीजिए, संविधान बदल देंगे। इनके ही लीडरों ने बयान दिए हैं। और आज भी अगर हमारे इलेक्शन सिस्टम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं संविधान से छेड़छाड़ है। तो बीजेपी तो प्रयास कर ही रही है, बीजेपी तो डिक्टेटरशिप की तरफ जा ही रही है। लेकिन कांग्रेस है एक मजबूत विपक्षी दल के नाते उन सभी प्रयासों को जो है
रोक रही है और कहीं ना कहीं लोगों के सामने ये बातें लेके जा रही है कि देखिए आपकी एब्सेंस में बीजेपी पर्दे के पीछे ये खेल खेल रही है और इस तरीके से आपके वोट चोरी हो रहे हैं, जो राहुल जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। चलो, हमने बड़ी राजनीति की बातें करी, आपके मन को टटोलने का प्रयास किया, लेकिन आप सिर्फ खेलते रहे। लेकिन हाँ, जो मैंने बुलवाना था वो कहीं ना कहीं बुलवा भी लिया, आपको पता भी नहीं होगा बीच में। बात करते हैं मेंटली पीस की। नेता अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग रखने के लिए क्या करते हैं? आप क्या करते हो? देखिए, ऐसा कोई फिजिकल daily एक्टिविटी routine- होगी, देखिए, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। वो तो करते ही हैं। उसमें मेंटल पीस भी हो सकता है और उसमें कहीं ना कहीं एक ये है कि आदमी को हेल्थ कॉन्शियस भी आज के टाइम रहना पड़ता है। तो सुबह 1-1.5 घंटा जो है एक्सरसाइज होती है और बाकी तो अपना रूटीन जैसा चलता है वो है। रही मेंटल पीस की बात, हर आदमी का अपना तरीका है। किसी आदमी को मेडिटेशन करके मेंटल पीस मिलता है। हालांकि अगर आप सांसद होते तो ज्यादा पूछने का मजा आता ये चीजें, या अब पूछने का मजा, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो आपके ऊपर है, मजा आपने लेना है, आपको कैसे मजा आएगा वो आपने नहीं, लेना है। जैसे अब क्या है, सांसद होते हो इसमें ज्यादा होती है, जाना आना, कार्यक्रम, ये वो। देखिए, हर आदमी का अपना अलग से होता है, पर मुझे लगता है कि आप मेंटली अगर स्ट्रोंग की बात कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप अपने आप को परिपक्व करते हो, लोगों में रहते हो और लोगों से डेली आप इतने लोगों से मिलते हो, उनकी सुनते हो, उनको जवाब देते हो, उनके लिए काम करते हो, किसी के हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हो, वो टाइम जो है, वो एक्सपीरियंस जो है, वो आपको मेंटली स्ट्रोंग बनाता है। एज सच कोई दवाई खाने से मेंटली स्ट्रोंग तो नहीं होता। वो तो मेंटली से और साइकोलॉजी से होता है। किसी नए आदमी को आप चुनाव लड़वा दो, वो अगले दिन पागल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतने फोन आते हैं चुनाव के टाइम में, आपका फोन 1 सेकंड नहीं होता, एक फोन आता है, पिछले दूसरा फोन आता है, कटते तीसरा फोन तैयार होता है। वो आपको ओवर द पीरियड हैबिट हो जाती है। आपने कैसे मैनेज की 17 दिन? वो मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ना, मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रधान रहा, NSUI का रहा, यूथ कांग्रेस का रहा, तो उस समय तो सारा ही ये चीजें हम आपके एक्सपीरियंस काम आया वो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नए आदमी को आप कह दीजिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, किसी आदमी की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी हो तो अलग है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अगर इन चीजों से ना निकला हो तो वो इतना चुनाव लड़ सकता है। ये कोई अपनी तारीफ नहीं है, किसी भी आदमी के लिए। कोई भी आदमी है, अगर कोई चुनाव पहले कोई लड़ा हुआ है या इन चीजों में से निकला हुआ है, रड़ा हुआ आदमी है, वही ये चीजें कर सकता है। आम आदमी के बस की ये चीजें नहीं है। आने वाले 5 सालों के अंदर मतलब आपके शॉर्ट टाइम गोल क्या क्या है अभी फिलहाल, अगर बात करें? नहीं, ऐसा सच कोई शॉर्ट टाइम गोल तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि अब पॉलिटिकल आदमी को तो जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है, उसे तो होता है कि अगले चुनाव के लिए वो तो अपनी तैयारी करे और अपने अगले चुनाव में, चाहे वो टिकट की बात हो और फिर चुनाव जीतने की बात हो, तो हर आदमी का यही प्रयास होता है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि अगला चुनाव, चाहे अर्ली इलेक्शंस हो, जैसे कई बार बीच में चर्चाएं चलती हैं, या टाइम पे इलेक्शन हो, तो अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार किया जाए, अपनी टीम को मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए और अगले इलेक्शन करनाल लोकसभा का ही लड़ा जाए और उसको जीता जाए। यही अगला जो है, अगली प्लानिंग यही है। क्योंकि टिकट की सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। नो डाउट आपने 5 लाख वोट लिए थे, तो इसके आधार पर आप मतलब एक प्रायोरिटी रहोगे आगे भी। कुछ संशय है आपकी टिकट के ऊपर, आपको लगता है? देखिए, एज सच कोई अभी तो बड़ा अर्ली स्टेज है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नया प्रसिमन भी होगा, होने वाला है, वो तो 26 में होगा। हाँ, जनगणना, विधानसभा का भी और उसका लोकसभा का। जनगणना होगी, प्रसिमन होगा, तो उसके बाद कुछ लोकसभा बढ़ जाएंगी। कौन सा इलाका कौन सी लोकसभा में रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये तो बड़ी अर्ली स्टेज पे बातें हैं और मुझे लगता है बड़ी अनमेच्योर बात होगी अगर मैं इसके बारे में कोई कमेंट करूं। हाँ, लेकिन अपने सच्ची नीयत से, सच्ची नीयत से प्रयास करेंगे। नेता अगर उसको चुनाव लड़ना है तो कहीं ना कहीं वो चीजें स्टेबल करके चलता है कि भाई हाँ, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। अभी तो अपने इलाके में ही जा सकते हैं। अब मैं सोनीपत लोकसभा में या 7 की लोकसभा में या कहीं और तो नहीं जा सकता। अभी तो मैं करनाल लोकसभा में जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मेरा कर्म क्षेत्र यही है। हाँ, लेकिन प्रसिमन होगा, क्या हालात बनेंगे, क्या बनेगा, वो तो तब की बात है। लेकिन अभी प्रयास यही रहेगा कि अपने साथियों के बीच में रहा जाए और लोगों के मुद्दे उठाए जाएं, लोगों के बीच में रहा जाए और अपनी पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत किया जाए। गेम कौन सी पसंद है आपको? फिजिकल? मैं क्रिकेट खेलता हूँ जी, बास्केटबॉल खेलता हूँ। क्रिकेट में कैसे हो? क्रिकेट में मैं बैटिंग करता हूँ, बॉलिंग नहीं, बैटिंग।
कभी हो तो मैच मुझे बुलाइएगा। जरूर 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 आपको बुलाएंगे जब फुर्सत होती है, खास तौर पे रविवार को। तो क्रिकेट खेला जाता है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तो ये सब खेल जो है मैं कभी फिर गेम में गिनी चस्का लगा के जाने का? उस लेवल पे नहीं, मतलब सिर्फ ये है कि एंजॉयमेंट के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे और उस तरीके से ही खेला। कभी उसको एज ए प्रोफेशन कभी वो नहीं सोचा किया। नहीं बैठने का। हाँ, नहीं। देखते हो क्रिकेट? हाँ हाँ, सारे मैच देखते हैं, सारे मैच देखते हो, मतलब इंटरेस्ट है? पूरा इंटरेस्ट है, क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट। क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी जीता महिलाओं ने हाँ, वर्ल्ड कप बिल्कुल जीता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दर्शकों को सभी को बहुत बहुत बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है कि हमारी बहनों ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। और सारी टीम को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई। बहुत हरियाणा से शेफाली वर्मा फाइनल में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं जी। अपनी पॉडकास्ट में। काफी मजा आया मेरे को चर्चा करके, कन्वर्सेशन करके। आपको कितना, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, कुछ बातें ऐसी थी जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, उसमें मैं आपको उसका क्रेडिट देना चाहूंगा कि आपने वो बातें निकलवा ली। और दूसरा, मेरा आपके प्रति लगाव था कि मैं चाह रहा था कि वो बातें मैं आपके पॉडकास्ट में ही लोगों तक पहुंचाऊं, तो बड़ा अच्छा लगा। और आपका भी जो स्वभाव है, बड़ा नरम स्वभाव है, और आप तरीके से जो है कोशिश करते हैं चीजें निकलवाने की। तो मैंने भी प्रयास किया कि जो चीजें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए वो चीजें मैं बताऊं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल उसमें आपको कई चीजें सिर्फ पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही बात करनी चाहिए, तो उसी के तहत मैंने भी ये जरूरी होती है राजनीति के लिए? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंद कमरे में बात करनी चाहिए। आप घर के आपके कोई बात है तो वो आप बाहर नहीं करोगे। बिल्कुल। तो वैसे ही ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी अपना एक, आपकी कोई स्टूडियो की बात है तो आप कोशिश करोगे कि स्टूडियो की बात आपस में ही रिजोल्व कर लें। तो ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी की इस मामले में ये कहा ये जरूरी है क्योंकि पार्टियां पब्लिक के लिए ही बनती हैं, पब्लिक के काम के लिए ही बनती हैं। वो ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट की जहां बात है वो पब्लिक के सामने करो। जहां कोई आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात है वो आप अंदर करो, वो आप पब्लिक डोमेन में ना करो। सिंपल सी बात। देवांशु भाई, आपसे पिछले 1 साल से बातें हो रही थी, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे भी खुशी है कि आज आपको टाइम मिला और चर्चा हमारी बढ़ी जी। क्या पता उस समय हमें टाइम मिलता तो कुछ सीमित बातें होती है। आज अलग माहौल है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय में से समय निकालने के लिए। नहीं, मैं इस बात के लिए जरूर ये कहूंगा कि आपने मुझे 2-3 बार ये बात कही, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता था कि जब भी आपके आने का होता था तो नहीं हो पाया। आ भी गए थे आप, फिर चले गए थे। हाँ। तो लेकिन आज मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ ही हुआ, नहीं तो सारी उम्र का उलाना देना था आपने। नहीं, आपने ऐसा काम किया नहीं, बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो दोस्तों, जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं आप बड़े चाव से देखते हो उनको, और बहुत दिनों से डिमांड थी, बड़े कमेंट आ रहे थे कि दिव्यांशु भाई की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या फिर पर्सनल पृष्ठभूमि है वो क्या थी और किस तरीके से चुनाव की बातें हुई। बहुत सारी बातें आज उनके राज खुले और मुझे पता आपको इंटरेस्ट आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट करना, अपने विचारों को रखना कमेंटों के अंदर, और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद।